हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और हम कर रहे हैं डीटी और आईडीटी का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन सीरीज। और ये वीडियो है डीटी की और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कैपिटल गेन। एक दो क्वेश्चन भी बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कैपिटल गेन को रिवाइज करेंगे बिकॉज इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन के साथ। तो कैपिटल गेन में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको एक मस्त सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बहुत ईजी है। मान लो मिस्टर ए है और उनके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की कॉस्ट है 15 लाख रुपीज। मिस्टर ए ने इस बिल्डिंग को सेल कर दिया मिस्टर बी को फॉर 20 लाख रुपीज। यानी मिस्टर ए ने इस बिल्डिंग को कितने में खरीदा था? 15 लाख में। बेचा कितना में? 20 लाख में। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, इसी को ही कैपिटल गेन बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में। तो कैपिटल गेन क्या हो गया? जो भी आपको प्रॉफिट हुई वही कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर लॉस होता तो वो कैपिटल लॉस हो जाता। सिंपल सी बात है। तो ये था एक बेसिक फंडा कैपिटल गेन का। तो कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? कैपिटल गेन टैक्स तुमको तब लगता है जब तुमको गेन होगा। कब होगा? ऑब्वियसली जब गेन होगा तभी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। गेन कैसे हुआ तुमको? तो गेन तुमको हुआ ड्यू टू ट्रांसफर। तुमने किया ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है अभी पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक चीज याद रखना, क्या ट्रांसफर नहीं होता यह सेक्शन 47 में लिखा है। एग्जाम्पल गिफ्ट और विल, एक उसमें 47 में है, गिफ्ट और विल वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो अगर आपको गेन हुआ है ट्रांसफर पे, किस चीज का ट्रांसफर कर रहे हो आप? कैपिटल एसेट का ट्रांसफर कर रहे हो। और वो एग्जेम्प्ट नहीं है आइदर अंडर सेक्शन 10 या 54 में। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। आपका कैपिटल गेन ट्रांसफर टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस है, वो अलग से पढ़ेंगे। अब कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मतलब होता है प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी आप बेचते हो, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजेबल, इंटैंजेबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी बेचोगे वो कैपिटल एसेट होगा। बेचना मतलब होता है ट्रांसफर। उस पर अगर आपको गेन हुआ और वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। और क्या होता है कैपिटल एसेट? कोई भी सिक्योरिटी जो एफएफआई होल्ड करता है, कोई भी सिक्योरिटी जो एफएफआई होल्ड करता है वो कैपिटल एसेट होता है। जड़पास कैपिटल एसेट होता है। अब ये जड़पास क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। जड़पास मतलब हो गया तुम्हारा ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर। तो ये हो गया तुम्हारा जड़पास। तो ये कैपिटल एसेट होता है। यानी ड्राइंग बेचोगे तो कैपिटल एसेट हुआ, ज्वेलरी बेचोगे तो कैपिटल एसेट हुआ, यानी कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। गोल्ड यूटेंसिल्स एंड सिल्वर यूटेंसिल्स क्या होते हैं? कैपिटल एसेट होते हैं। तो अगर इसको बेचोगे गेन हुआ तो तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। गोल्ड बार्स एंड सोवरेन यूज्ड इन पूजा भी कैपिटल एसेट होता है और इसको बेचोगे तो तुमको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। बट क्या नहीं होता है कैपिटल एसेट? तो क्या नहीं होता है कैपिटल एसेट? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है। जल्दी बताओ तो मेरे बच्चों, स्टॉक इन ट्रेड फिर किस में आता है? सर स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ना वो तो पीजीबीपी में आता है। वेरी गुड। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर तुम सिक्योरिटी को एज एन स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके रखोगे और तुम एक एफ आई ओ तो उस सिनेरियो में तुमको कैपिटल एसेट माना जाएगा उस सिक्योरिटीज को। ये एक एक्सेप्शन है। अच्छा, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होता है। तुम अपना आईफोन जाके बेचोगे तो तुमको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना, बिकॉज तुम्हारा जो पर्सनल आईफोन है वो तुम्हारा पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी और वो कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो इस लिंक में बैठेगा ही नहीं। और नहीं बैठेगा तो फिर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं होता है। इनफैक्ट इससे जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो भी एग्जेम्प्ट होता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है। रूरल लैंड बोल रहा हूं क्या? नहीं, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोल रहा हूं, वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता है। ओ माय गॉड, यानी गोल्ड यूटेंसिल कैपिटल एसेट होता है, सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता है। यानी सिल्वर यूटेंसिल बेचा तो नो कैपिटल गेन टैक्स, गोल्ड यूटेंसिल बेचा तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा। वेरी गुड। अब आप पूछोगे रूरल क्या होता है? तो हमने भी पूछा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट रूरल क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं बताएंगे, रूरल नहीं बताएंगे, लेकिन तुमको अर्बन बता देंगे। तो ऑब्वियसली जो चीज अर्बन होगी तो वो रूरल नहीं होगी। अब अर्बन किसको बोलते हैं? किसी भी एरिया का अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन है। किसी भी एरिया का अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन है। 10,000 या उससे ज्यादा है तो अर्बन है। अब एक एरिया है जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है, तो ये तो अर्बन है ही, और इसके बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। जल्दी से बताओ, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो क्या वो अर्बन है या रूरल है? जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, तो वो रूरल है। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो अर्बन है। शाबाश। अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में है पॉपुलेशन तो उस सिनेरियो में ये तो अर्बन है ही, बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन कहलाएगा। तो कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो जल्दी बताओ अर्बन या रूरल? अर्बन। कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे अर्बन या रूरल? रूरल। वेरी गुड।
अगर 10 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन कहलाएगा। ये तो अर्बन है ही, और बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन कहलाएगा। कोई प्रॉपर्टी यहां पे है तो जल्दी बताओ अर्बन या रूरल, तो वेरी गुड, वो क्या बन जाएगा अपना अर्बन। और कोई प्रॉपर्टी यहां पे है तो वो हो जाएगा रूरल। दैट्स इट। फॉरेन कंट्री में आपके जो भी लैंड वगैरह है वो ऑलवेज कैपिटल एसेट मानी जाएगी। वहां पे रूरल अर्बन नहीं देखते, अगर फॉरेन कंट्री में तो ऑलवेज कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कैपिटल एसेट। अब अपने देखते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, ट्रांसफर क्या नहीं होता, ये सेक्शन 47 में लिखा है, वो अलग से पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं ट्रांसफर मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफर मतलब होता है सेल ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ट्रांसफर होता है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट भी ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज भी ट्रांसफर होता है, कंपल्सरी एक्वाइजिशन भी ट्रांसफर होता है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड भी ट्रांसफर होता है, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होता है, एंड रिडेम्पशन ऑफ जेडसी भी ट्रांसफर होता है। यानी अगर ये सारी चीजें हो रही हैं रिलेटेड टू कैपिटल एसेट और वो एग्जेम्प्ट नहीं है और आपको गेन हुआ है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है अपना, तो ये लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, बट ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, उस एसेट को हमने कितना दिन तक होल्ड करके रखा। किस एसेट की बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो, कैपिटल एसेट की। तो उस कैपिटल एसेट को हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, फाइनेंशियल, स्पेशल एंड अदर। अब फाइनेंशियल एसेट क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जेडसीबी और यूटीआई और न्यू लिप। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सेल करते हो और आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 या उससे कम है तो एसटीसीजी। याद रखना, मोर देन 12 होने से एलटीसीजी करना, एलटीसीए एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा अगर 12 या उससे कम है तो। स्पेशल एसेट में क्या कवर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर। इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है तुमको 24 मंथ्स, यानी 24 मंथ्स तक है तो शॉर्ट टर्म, 24 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा वो। और बाकी सारे एसेट्स के लिए 36 मंथ्स, यानी 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है कितने दिन हमने अपने हाथ में होल्ड करके रखा है। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक कैलकुलेट करनी है, तो जिस दिन तुमने उसको एक्वायर किया उस दिन से लेके जिस दिन तुमने ट्रांसफर किया उसके ठीक एक दिन पहले तक, जिस दिन तुमने एक्वायर किया उस दिन से लेके जिस दिन तुमने ट्रांसफर किया उस दिन के ठीक एक दिन पहले तक पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाता है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता देता हूं। फाइनेंशियल एसेट लिस्टेड वाला है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और जेडसीबी है, तो उसके लिए कितना है 12 मंथ्स है, यानी 12 से ज्यादा है तो लॉन्ग, 12 या उससे कम है तो शॉर्ट। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर है तो उस सिनेरियो में अपना हो जाएगा 24 मंथ्स, और बाकी सारे एसेट्स के लिए 36 मंथ्स। चलो समझ में आ गया होगा आपको। तो फटाफट इसका आंसर बताओ, अगर शेयर है एक्स प्राइवेट लिमिटेड का, जल्दी बताओ कितना लेंगे इसके लिए, 24 मंथ्स। एक्स लिमिटेड के लिए 12 मंथ्स, क्या बात है। डिबेंचर अगर लिस्टेड है तो लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 12 मंथ, वेरी गुड। अनलिस्टेड, ओ अनलिस्टेड के लिए 24 नहीं मेरे बच्चे, 24 नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा 36 मंथ्स। 36 मंथ्स कैसे आया, अनलिस्टेड डिबेंचर, यहां पे अनलिस्टेड डिबेंचर लिखा है या शेयर्स लिखा है, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्स, डिबेंचर नहीं, यानी डिबेंचर है तो वो अदर एसेट में फॉल करेगा, अनलिस्टेड डिबेंचर। तो आशा करता हूं इस एग्जांपल से काफी सारी चीजें क्लैरिटी में आई होंगी तुमको। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, यही एक फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला में पूरा कैपिटल गेन समाया हुआ है, यानी इस फॉर्मूला का हर एक चीज अगर तुम समझ गए तो पूरा कैपिटल गेन तुमको समझ में आ जाएगा, इंक्लूडिंग फ्यू एडजस्टमेंट। चलो बताते क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए तुमको क्या लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जितना रुपया तुमको मिला, सेलिंग प्राइस। जैसे इस वाले एग्जांपल में अपना सेलिंग प्राइस क्या था जो स्टार्टिंग में समझाया था, 20 लाख रुपए। तो ये जो अपने को 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये 20 लाख रुपए जो अपने को यहाँ पे ये वाले जो मिल रहे हैं, तो ये 20 लाख रुपए अपने हो जाएंगे सेलिंग प्राइस। अब इसमें से अपने को माइनस करना है कोई भी एक्सपेंस जो अपने को लगा है फॉर सेल, सेल के दौरान जो भी एक्सपेंसेस लगा वो माइनस करेंगे, आ जाएगा एनएसपी, नेट सेल कंसिडरेशन। उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट, ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो माइनस करेंगे, जिसको अपने प्यार से यहां बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। जैसे इस वाले एग्जांपल में कॉस्ट क्या थी, इस वाले एग्जांपल में जो कॉस्ट थी वो थी 15 लाख। देखो 20 में से 15 माइनस किया था, 5 आया था, सेम वही फॉर्मूला।
तो अपने क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आएगा, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। अगर अपने इंप्रूवमेंट पे कोई खर्चा किए हैं ऑफ दैट एसेट तो उसको भी माइनस करेंगे और इससे अपना कैपिटल गेन आ जाएगा। फिर याद करो अपने क्या बोले थे, एग्जेम्पशन भी मिलता है, दो एग्जेम्पशन है, या तो 10 या तो 54 में। अगर एग्जेम्पशन मिलता है तो फिर एग्जेम्पशन दे देंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म तब होता है जब यहां पे ये हो गया, ये हो गया या ये हो गया, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए अपने क्या करते हैं, इंडेक्सेशन। तो अपने क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर देंगे। कैसे करते हैं बताऊंगा, घबराओ मत। फिर आएगा कैपिटल गेन, उस कैपिटल गेन को अपने करेंगे एग्जेम्प्ट, या तो 54 में या तो 10 में। तो उससे क्या बन जाएगा अपना, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सब कुछ इसी फॉर्मूला में बेस्ड है, तो इस फॉर्मूला को यहां पे लिखा हुआ भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा, सेक्शन 48 का कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का ये फॉर्मूला है। अपने अभी तक जो भी चार्ट में पढ़े वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी स्क्रीनशॉट तो तुम ले ही सकते हो और हाथ से चार्ट को ड्रॉ कर लेना। ये एक्चुअली क्लास का LMS है, तो इसमें काफी सारे एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, तो ये शेयर करना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो तुम एक काम करो, वीडियो को मारो पॉज, जब भी चार्ट ड्रॉ करना और चार्ट को कर लो ड्रॉ फटाफट, क्या दिक्कत है उसमें। तो चलो आ जाते हैं इसमें, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे बात करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या लेनी है, तो सेलिंग प्राइस लेने के लिए तीन सेक्शन वर्क करते हैं, 50C, 50CA एंड 50D, एंड एक जनरल। जनरल सेक्शन बोलता है जो भी रुपया मिला वही मान लेंगे सेलिंग प्राइस। 50C इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, 50CA इज फॉर अनलिस्टेड शेयर्स एंड 50D इज जब कुछ ना समझ में आए तब। तो बताते कैसे होता है। 50D सबसे पहले बात करते हैं। 50D बोलता है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड को ही उसका सेलिंग प्राइस ले लेंगे, ठीक है, उसको उसका सेलिंग प्राइस मान लेंगे। 50CA क्या बोलता है, 50CA बोलता है अगर अनकोटेड शेयर्स है तो उसके लिए जो अपने को लेना है वो लेना है सेलिंग प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स व्हिचएवर इज हायर। सेलिंग प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर व्हिचएवर इज हायर, 50CA बोलता है। अब बात करते हैं 50C। 50C क्या बोलता है, 50C बहुत मस्त बात बोलता है। 50C बोलता है ये सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को एप्लीकेबल है। 50C सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को एप्लीकेबल है। 50C बोलता है कि अगर SDV यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट लैंड एंड बिल्डिंग इज लेस देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो जो भी तुम सेलिंग प्राइस बोलोगे वही अपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। SDV इज इक्वल टू 110% ऑफ तुम्हारा सेलिंग प्राइस, तो जो तुम सेलिंग प्राइस बोलोगे वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। बट इफ योर SDV इज मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, SDV इज मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तब SDV को अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। यानी अगर SDV लेस देन 110% है तो सेलिंग प्राइस, इक्वल टू 110% है तो सेलिंग प्राइस, मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस है तब SDV लेना, ठीक है। SDV मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन का लेना है, डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेना, प्रोवाइडेड अपने को कुछ भी रुपया उस एग्रीमेंट वाले दिन मिल गया, कुछ भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी रुपए, मैटर नहीं करता, कुछ रुपए मिल जाने चाहिए एग्रीमेंट वाले दिन, जिसको बोलते हैं बयाना। बयाना वगैरह मिल जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो है ये अदर देन कैश में मिलना चाहिए, यानी चेक मिलना चाहिए, ECS वगैरह, UPI वगैरह इसके थ्रू मिलना चाहिए, तब लेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट, अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का SDV ले लेंगे। अब हुआ यह कि एक SDV आई और SDV आई मान लो 100 रुपए की, मुझको लगता है 100 रुपए SDV नहीं होनी चाहिए थी, SDV होनी चाहिए थी 90 रुपीज की। हम चले गए AO के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास, और उसके पास जाके हम बोले भैया भैया सुनो, SDV जो होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए थी तुम्हारी 90 रुपीज, तुम 100 क्यों ले रहे हो यार, 100 बहुत ज्यादा है, ये तो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा। फेयर मार्केट वैल्यू से कैसे मैं ज्यादा दे सकता हूँ, मुझको तो उतना रुपए ही नहीं मिला, मुझको मिले 20 रुपए, तुम बोल रहे हो 100 रुपए लगा दो। तो AO बोलता है एक काम करते, एक्सपर्ट के पास भेजते, एंड हु इज द एक्सपर्ट, वैल्यूएशन ऑफिसर। तो AO क्या करेगा, इस केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करेगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर एक वैल्यू निकालेगा। अब दो चीज हो सकती है, उसने जो वैल्यू निकाली वो SDV से भी ज्यादा है, तब SDV ले लेंगे। उसने जो वैल्यू निकाली वो SDV से कम है, तब जो भी वो वैल्यू निकालेगा वो ले लेंगे। यानी एग्जांपल से समझाता हूं, आ जाओ इधर। ये देखो, मान लो सेलिंग प्राइस 190 था, SDV 210 है, तो चलो फटाफट एक चीज देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस 190 है, SDV 210 है, तो 190 का 110% किया हमने तो कितना आया, 209। तो इज SDV मोर देन तुम्हारा 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, द आंसर इज यस। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, SDV। बट ये SDV ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं गया AO के पास, AO को बोला कि यार ये SDV गलत है, तो तुम जाके वैल्यूएशन ऑफिसर के पास,
तो ए हो गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली है वो 220 है। तो अब ध्यान से देखो, डिपार्टमेंट बोल रहा है 210, तुम बोल रहे हो 190, वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है 220, तो किसका लेंगे? तो फिर अपने लेंगे डिपार्टमेंट का, यानी एसडीवी लेंगे 210। वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला 180, तो अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है 180, तुम खुद से बोल रहे हो 190, तो डिपार्टमेंट पागल थोड़ी है जो वैल्यूएशन ऑफिसर का जाके लेगा, वो तुम्हारा वैल्यू लेगा, यानी वो लेगा 190, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेगा? 190। अब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है 195, वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है 195, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? उस सिनेरियो में वैल्यूएशन ऑफिसर 195, डिपार्टमेंट बोल रहा है 210, तुम बोल रहे हो 190, तो उस सिनेरियो में वैल्यूएशन ऑफिसर का फिगर लेंगे, दैट इज 195। वैल्यूएशन ऑफिसर का फिगर लेंगे, दैट इज 195। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। अगर वीओ का मोर देन आ रहा है तो एसडीवी ले लेंगे, और लेस देन आ रहा है तो जो भी वैल्यू असर्टेन किया वीओ वो ले लेंगे। बट अगर तुमने जो बोला है उससे भी कम आ रहा है तो फिर तुम्हारा वैल्यू लेंगे, सिर्फ याद रखना, क्योंकि डिपार्टमेंट पागल तो है नहीं, अपना लॉस थोड़ी ना करवाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये वाली चीज यहां पे लिखी हुई है पूरी, सेम चीज यहां पे है, आप रीड कर लेना। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। याद करो अपने क्या बोले थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने पढ़ा, उसमें से अपने माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। अब कौन से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे? तो सारे एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो, ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड एक्सेप्ट एसटीटी। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो शेयर्स वगैरह में लगता है वो अलाउड नहीं है। तो सारे एक्सपेंसेस अलाउड है एक्सेप्ट एसटीटी। कई बार क्या होता है ना, तुमको बोला जाएगा कि एक्सपेंस बोल देगा 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस है तुम्हारा मान लो 100 और एसडीवी है तुम्हारा 120, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा जल्दी बताओ? तो सिंस सेलिंग प्राइस एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो एसडीवी विल एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी 120। तब ये 10% जो एक्सपेंस लेना है वो किसका लेना है? 120 का लेना है या 100 का लेना है? तो आंसर विल बी 100 का लेना है, ठीक है। तो आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, सिंपल है, बोला ही सिंपल है, बस चैप्टर है। तो ये हो गया अपना। तो अपने क्या क्या कर लिए फटाफट देख लेते। अपने ये कर लिए, अपने ये कर लिए, अपने ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। अब चलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन की तरफ, कि कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कैसे निकालना है, यानी कॉस्ट कैसे निकालनी है उस एसेट की। तो उस एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ले लो एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रॉ कर लेना इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, तीन प्रकार के एसेट होते हैं, इंटेंजिबल, शेयर्स और बाकी एसेट। इंटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट वगैरह ये सारे। शेयर्स मतलब जानते ही हो क्या होता है, और अदर एसेट। अच्छा, शेयर्स बोल रहा हूं मतलब लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों, दोनों। सिक्योरिटीज नहीं बोल रहा हूं, शेयर्स बोल रहा हूं, याद रखना। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की। इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट क्या लेना है? अगर सेल्फ जनरेटेड है ना तो नील लेना है, मतलब कोई भी कॉस्ट नहीं लेनी है, जीरो, शून्य, सन्नाटा। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स को परचेज किए हो, इंटेंजिबल एसेट को, तो जो भी परचेज प्राइस पे किए हो वो लेना है। ये अभी थोड़ी देर में समझ जाएगा। तो सेल्फ जनरेटेड के लिए नील लेना है, और परचेज किया तो परचेज प्राइस लेना है। अब बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स, ओरिजिनल जो शेयर है, मतलब ओरिजिनल शेयर मतलब जो फर्स्ट टाइम तुमने खरीदा, उसके लिए तुमने जो भी प्राइस पे की है वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन बन जाएगी। और अगर तुमको बोनस मिला है तो उसकी कॉस्ट होती है निल। बट अगर तुम्हारा जो बोनस शेयर है दैट इज 1/4/2001 के पहले का, 1/4/2001 के पहले का, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1/4/2001 की वो वाली लेनी है। अपने कैपिटल गेन में जो कट ऑफ डेट है वो 1/4/2001 है, थोड़ी देर में समझोगे इस चीज को। अब बात करते हैं राइट शेयर। राइट शेयर के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी चीज है, राइट शेयर तो पढ़े ही होगे कंपनी लॉ में, जल्दी बोलो लॉ वालो। होता क्या, मान लो मार्केट में रेट चल रहा था 120 रुपए का, कंपनी तुमको ऑफर करेगी कि भैया एक काम कर, तू मेरे से शेयर खरीद ले, मैं तुमको एक राइट ऑफर देता हूँ कि 80 रुपए में मेरे से शेयर ले ले। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम शेयर खरीदोगे, और या तो तुम अपना ये जो राइट है ये किसी और को ट्रांसफर कर दोगे। ऑब्वियसली फोकट में नहीं करोगे, उसके लिए कुछ पैसे लोगे। अब मान लो अगर ये तुमने खुद खरीदा, तो अगर तुम्हें राइट को खुद खरीदा तो कैपिटल गेन लग जाएगा क्या? जल्दी बताओ। ऑब्वियसली नहीं लगेगा, ट्रांसफर पे लगता है, ट्रांसफर में परचेज थोड़ी इंक्लूड होता है। तो जो तुमने खरीदा तो उसका कॉस्ट क्या लेंगे? तो उसका कॉस्ट सिंपल है, जो भी तुमने कंपनी को प्राइस पे किया वो लेना है। तो कंपनी ने तुमको 80 रुपए में दिया था, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 रुपए हो जाएंगे, सिंपल।
अब बात करते हैं अगर तुमने रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस मतलब समझते हो, तुमने खुद नहीं लिया, तुमने अपने राइट को किसी और को दे दिया कि भैया तू खरीद ले, बदले में मेरे को 10-20 रुपया दे दे। अब मान लो तुमने मिस्टर बी को रिनाउंस किया, तो जो मिस्टर बी है वो तुमको 20 रुपए पे करेंगे, करेक्ट। तुमने 20 रुपए में रिनाउंस कर दिया। अब मिस्टर बी से तुमको 20 रुपए पे किया है, तो तुम्हारे लिए जो कैपिटल गेन बनेगा वो बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 रुपए जो तुमको मिले। क्या कोई कॉस्ट लगी क्या तुम्हारी? नहीं, तुमको तो फोकट में मिला था ना, तो कॉस्ट कैसे ले सकते हैं? तो 20 माइनस नील यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा 20, और ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा बिकॉज ये ऑलवेज लेस देन 1 मंथ 2 मंथ के आसपास ही होता है। अब बात करते हैं मिस्टर बी के। मिस्टर बी के लिए कॉस्ट क्या बनेगी? मिस्टर बी ने दो लोगों को पैसे दिए, एक तुमको 20 रुपए और एक कंपनी को 80 रुपए। तो कॉस्ट क्या बनेगी उनके लिए? उनके लिए कॉस्ट बन जाएगी 100, 80 प्लस 20, 100 रुपीज। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेना? डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेना। जिस दिन तुमने 20 रुपए इसको दिए वो वाला डेट से नहीं लेना है, जिस दिन तुमने 80 रुपए कंपनी को दिया उस वाले डेट से नहीं लेना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग तुमको लेना है डेट ऑफ अलॉटमेंट से फॉर मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर ए के हाथ में थोड़ी शेयर्स है, शेयर्स तो मिस्टर बी के हाथ में। क्या बात है, गजब। अब बात करते हैं अदर एसेट में। अदर एसेट से पहले एक चीज याद रखना, मैंने क्या बोला था? 1/4/2001 इज द कट ऑफ। तो अगर हमने अदर एसेट को परचेज किया आफ्टर 1/4/2001 तो हम क्या कॉस्ट लेंगे? जो भी एक्चुअल कॉस्ट बियर की हो तुम वो ले लेंगे, या कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेंगे। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कब आता है? मान लो गिफ्ट या विल का केस चल रहा है, मिस्टर ए ने इन विल ट्रांसफर किया मिस्टर बी को। गिफ्ट एंड विल इज कवर्ड अंडर सेक्शन 47, दैट इज इट इज नॉट ट्रांसफर। और ट्रांसफर नहीं है तो यहाँ पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। बट जब मिस्टर बी भविष्य में इसको सेल करेंगे तब तो कैपिटल गेन आएगा ना मिस्टर बी के हाथ में। उस समय मिस्टर बी का कॉस्ट क्या लेंगे? तो उस समय कॉस्ट अपने लेंगे प्रीवियस ओनर का, यानी मिस्टर ए का कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। बट अगर हमने एसेट को परचेज किया बिफोर 1/4/2001, एसेट को हमने कब परचेज किया? बिफोर 1/4/2001, तो सबसे पहले बात देख लेते हैं अदर्स। अदर्स का भी अदर्स है क्या? अरे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी या अदर्स, अदर्स में देखते हैं। तो अगर कोई भी और एसेट है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी और हमने 1/4/2001 के बाद परचेज किया है, तो उस सिनेरियो में अपने को क्या, बिफोर 1/4/2001 परचेज किया है तो उस सिनेरियो में अपने को क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट लेना है या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर लेना है। ओ माय गॉड, या तो एक्चुअल कॉस्ट लेना या तो फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज हायर अपने को लेना है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेम है, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 या एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। बट यहाँ पे एक लोअर भी है। क्या लोअर है? तुमको लेना है 1 और 2 विच एवर इज हायर। 1 क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। 2 क्या है? एसडीवी 1/4/2001 या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा बोला गया बिकॉज in case of immovable property if SDV as on 1/4/2001 available then fair market value as on 1/4/2001 should not be more than SDV, यानी SDV से ज्यादा नहीं होना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू। ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में, और ये भी तब जब 1/4/2001 के पहले वाला केस चल रहा है। ओके, तो हमने निकाला कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, बहुत सिंपल है। अगर परचेज हमने आफ्टर किया 1/4/2001 तो क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट, और अगर गिफ्ट मिला तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। बिफोर 1/4/2001 वाला है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या अदर एसेट। अगर अदर एसेट है तो उस सिनेरियो में कॉस्ट क्या लेना है अपने को? जो भी एक्चुअल कॉस्ट है वो, या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज हायर। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 1 और 2 विच एवर इज हायर। 1 इज एक्चुअल कॉस्ट एंड 2 क्या है? एसडीवी 1/4/2001 या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज लोअर। वेरी गुड, क्या बात है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी 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 जल्दी। ओके चलो, आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ सारे के सारे। चलो मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है। बोनस शेयर है एंड बोनस, अच्छा एक और चीज बता देता हूं पहले, ये देख लो, अब इसका मतलब समझ रहे होगे। ऑप्शन ऑफ टेकिंग फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज नॉट अवेलेबल फॉर इंटेंजिबल एसेट, यानी विच एवर इज हायर जो करते थे वो इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ओरिजिनल शेयर के लिए अवेलेबल है और बोनस शेयर के लिए तो ऑब्वियसली अवेलेबल ही नहीं होती है। तो आ जाओ इधर, बोनस शेयर की बात करते हैं। बोनस शेयर है, फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख है, परचेज प्राइस है नील। बट हमने परचेज कब किया? 1/4/2001 के पहले। तो उस सिनेरियो में क्या लेते थे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, यानी क्या लेंगे? 2 लाख। गुडविल, गुडविल है अपने पास और 1/4/2001 के पहले का है। फेयर मार्केट वैल्यू या परचेज प्राइस, तो हमको याद है इनटेंजिबल एसेट के लिए 1/4 वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या लेंगे? 1.5 लाख। अपने क्या निकाल रहे? कॉस्ट निकाल रहे।
कॉपीराइट है अपना इंटेंजिबल एसेट बट इट इज सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड है तो बात ही खत्म हो गई भैया, नील। सिल्वर यूटेंसिल्स, सिल्वर यूटेंसिल्स के लिए अपने को क्या लेना है, नया नया खरीदे तो इसका तो जरूरत ही नहीं है अपने को, अपने 1,20,000 ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं, तो आंसर इज नील बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता है। अब बात करते हैं बिल्डिंग की, बिल्डिंग है 2 लाख की, उसकी एसडीवी है अपनी, ये एक होगा, 2001 होगा ये, एसडीवी इसकी 7 लाख और परचेज प्राइस है 8 लाख। अब जल्दी से बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज परचेज बिफोर 1/4/2001, द आंसर इज यस। तो सिनेरियो में 1 और 2 विच एवर इज हायर, 1 क्या है ओरिजिनल परचेज प्राइस यानी 8 लाख, 2 क्या होता है लोअर ऑफ एसडीवी और फेयर मार्केट वैल्यू, तो इन दोनों में लोअर क्या है 2 लाख, तो 2 लाख या 8 लाख, द आंसर विल बी 8 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स हमने परचेज किया 1/4/2001, क्या शेयर के पास ये वाला ऑप्शन है क्या विच एवर इज हायर वाला, तो यस शेयर के पास ये ऑप्शन होता है, तो ये दोनों में विच एवर इज हायर, तो आंसर विल बी 3.5 लाख। आ गया आपको, सिंपल है, इसको एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो, और इसको एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना तो काफी अच्छा तुमको इंपैक्ट आएगा। चलो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। याद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खत्म, इतना ही था। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं क्या, लेते हैं, बट 1/4/2001 के बाद वाला, 1/4/2001 के पहले वाला नहीं लेते, सिंपल सी बात है। अब आते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। किसमें आ गया अपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने कितने कितने, चलो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेना, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमने निकाला ना अब उसको करेंगे इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है, जैसे पड़ा एकदम वैसे ही निकलता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है तुमको। अब अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने किया है आफ्टर 1/4/2001, तो जल्दी बताओ क्या लेते थे, अपने लेते थे एक्चुअल कॉस्ट और कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, विच दो जो भी केस होता था। तो अपने यहां क्या ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे सीसीआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, एंड कॉस्ट डिवाइड करेंगे उसको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर ऑफ एक्वाइजिशन, जिस दिन हमने उस एसेट को परचेज किया था उस ईयर का सीसीआई से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे जिस ईयर अपने ट्रांसफर किए। 99% केस में 331 होने वाला, क्योंकि इस साल का सीसीआई 331 है। और अगर हमने परचेज किया 1/4/2001 के पहले, तो फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते थे, विच एवर इज हायर लेते थे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे सीसीआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड करेंगे 100 से, याद रखना 1/4/2001 के पहले वाले को हमेशा डिवाइड करते हैं 100 से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है, जैसे पढ़ा था एकदम वैसे ही निकालना है, इसमें जो लिखा है एक बार के लिए भूल जाओ, मत पढ़ना, सीधा उस चार्ट से पढ़ना, हो जाएगा तुम्हारा काम। गिफ्ट, इसमें थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। अब अगर तुमने गिफ्ट को अक्वायर किया बिफोर 1/4/2001 एंड ट्रांसफर भी किया बिफोर 1/4/2001, तो उस सिनेरियो में 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाई 100, बात खत्म। अब गिफ्ट जो ट्रांसफर हुई है वो हुई है बिफोर 1/4/2001 और सेल हो रहा है 2001 में, गिफ्ट हुई है 2001 में एंड सेल हो रहा है 2001 के बाद। तो अब दो तरीके से सॉल्व करना है, एक एक्ट के तरीके से, एक मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी केस की तरफ से। हाँ जी, दो तरीके से सॉल्व करोगे तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एक्ट क्या बोलता है, एक्ट सिंपल सी बात बोलता है कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ले लो या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ले लो, विच एवर इज हायर। इसमें मल्टीप्लाई करो सीसीआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, डिवाइड करो जिस साल एसएससी ने फर्स्ट टाइम इसको हेल्ड किया था उस साल के सीसीआई से। एक एग्जांपल करवाऊंगा, घबराओ मत। अब मंजुला शाह वाले केस में क्या बोलते हैं, तुम ले लो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ये सेम है, इंटू कर दो सीसीआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, सेम है, डिवाइड कर दो किससे 100 से, ये अंतर है। यहां पे बोल रहा है 100 से डिवाइड करो, यहां बोल रहा है जब फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी है तब से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यानी एसेट अक्वायर्ड हुआ 1/4/2001 के पहले एंड गिफ्ट की तरह ट्रांसफर हुआ आफ्टर 1/4/2001, तब क्या करना है। आफ्टर 1/4/2001 एंड ट्रांसफर भी आफ्टर 1/4/2001 हुआ तो भी दो तरीके से सॉल्व करने, बट यहां पे 100 नहीं होगा, सीसीआई ऑफ प्रीवियस ओनर आएगा, सीसीआई ऑफ प्रीवियस ओनर आएगा। यानी जब भी गिफ्ट होगा तो दो तरीके से सॉल्व होगा, एक एक्ट के हिसाब से, एक मंजुला के हिसाब से। एक्ट को तुम मेन आंसर में दिखा सकते हो और मंजुला वाला तुम वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। 22-23 जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसका सीसीआई है 331। ओके,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना, जैसे ऊपर पड़ा था एकदम वैसे ही, कुछ और एक्स्ट्रा मत सोचना, एकदम वैसे ही निकलेगा उसका। आओ एक क्वेश्चन करवाता हूं। एक लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, मिस्टर ए की, 1/4/1995 यानी 1/4/2001 के पहले का परचेज है मिस्टर ए का। हाँ जी, 10 लाख में उसने परचेज किया था। फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में थी 12 लाख, एसडीवी 1/4/2001 में थी 13 लाख। ओके, इन्होंने मिस्टर बी को एज अ गिफ्ट ट्रांसफर किया। अब क्या बोला था मैंने, सेक्शन 47 के तहत गिफ्ट ट्रांसफर नहीं होता है, तो गिफ्ट में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, तो यहां कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। 1/4/2022 में मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी को कर दिया सेल। सेलिंग प्राइस है 50 लाख, एसडीवी थी उस दिन 57 लाख की। सीसीआई अपने को दिया हुआ है 5/6 का 22/23 का। अब देखो क्या करना, बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहले एक्ट के हिसाब से चलते हैं। एक्ट क्या बोलता है अपने को, एक्ट बोलता है कि कैपिटल, अच्छा पहले बात बताओ तो कैपिटल गेन यहां आएगा या यहां आएगा, 1 वाले पे आएगा या 2 वाले पे आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, 2 वाले पे आएगा, तो यहां पे कैपिटल गेन आएगा। तो सबसे कैपिटल गेन निकालने का बस वही तरीका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, एंड आंसर आ जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है अपने को, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा अपने को, सिंस लैंड एंड बिल्डिंग है तो अपने को चेक करना पड़ेगा 110% वाला प्रोविजन यानी 50C। तो प्रोविजन क्या बोलता है, अगर एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस तो एसडीवी लेना है। सेलिंग प्राइस इज 50, उसका 110% कितना हुआ 55, तो एसडीवी इज मोर देन 55 लाख, यस, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे 57। सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहा हूं यहां पे। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट उसके पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन क्या लेंगे। कॉस्ट आ जाएगा तो उसको इंडेक्स कर देंगे। तो कॉस्ट अपने को लेना है 10 लाख है फेयर मार्केट वैल्यू और ये दिया हुआ है। तो याद करो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमने परचेज किया बिफोर 1/4/2001 तो क्या करते थे, 1 एक्चुअल कॉस्ट जो है वो, या ये दोनों में लोअर, तो अपने को क्या लेना है 1 या 2 में जो भी हायर है वो, और इसमें लेना है लोअर। तो देख लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 12, एसडीवी 13, क्या लेंगे 12, कॉस्ट है 10 और ये आया 12, तो 1 और 2 विच एवर इज हायर 12, तो क्या आ जाएगा अपना 12 लाख। तो अपने यहां आएंगे, अब इंडेक्स करना है तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे 12 लाख लिखेंगे इंडेक्स। अब किस साल ट्रांसफर किए, देखो 22-23 में ट्रांसफर किए, एंड 22-23 का क्या है सीसीआई, ईयर ऑफ ट्रांसफर का सीसीआई 331। ऑलवेज याद रखना ऊपर वाला जो फिगर होगा ना वो नीचे वाले से बड़ा होगा, ऑलवेज। अब एक्ट क्या बोलता है, एक्ट बोलता है कि जिस दिन एसएससी को मिला उस दिन का सीसीआई से डिवाइड करना है। तो एसएससी को किस दिन मिला है, मिस्टर बी को किस दिन मिला है 2005 में, तो 1/4/2005 यानी 5/6 फाइनेंशियल ईयर 2005-2006, इसका सीसीआई है 117, तो किससे डिवाइड करेंगे 117 से, फिर जो भी आंसर आएगा वो कैपिटल गेन बन जाएगा। फिर बात करते हैं मंजुला की। तो मंजुला ने क्या बोला था, मंजुला ने एक सिंपल सी बात बोली थी कि अब मैं आ रही तो मेरे लिए भी एकदम सेम होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना बनेगा 57 लाख, सेम आएगा वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन माइनस करेंगे, कोई चेंज नहीं है इसमें। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन क्या निकली थी वो सेम होने वाली है, ठीक है, 12 लाख, 12 लाख होगी। अब इसमें 331 होगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट अब सिंस 1/4/2001 के पहले का है तो मंजू के हिसाब से यहां पे डिवाइड होना चाहिए था 100 से, दैट्स इट, कैपिटल गेन आ जाएगा। आशा करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तुमको, और अगर ये वाला समझ में आ गया है तो ये वाला है तुम्हारे लिए होमवर्क। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना और मेरे को जरूर इसका आंसर बताना कि इसका आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है, एक्ट के हिसाब से भी और मंजुला के हिसाब से भी, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हो गया ये एक एग्जाम्पल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या खत्म कर लिया, ओ माय गॉड काफी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं हमने। हमने कर लिया, ये कर लिया, हमने कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन कर लिया, हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कर लिया, हमने कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन कर लिया, हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं किया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत सिंपल है, क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तुमको कौन सा लेना है 1/4/2001 के बाद का, सिंपल है, बस उसी को इंडेक्स करना है, जिस साल एक्सपेंस किया उस वाले साल से
डिवाइड करना और मल्टीप्लाई किससे करना है, 331 से। एक्चुअली ईयर ऑफ ट्रांसफर से करते हैं, जो कि जनरली 331 आएगा 90% केसेस। ये हो गया, ये हो गया। हो माय गॉड, ये पूरा फॉर्मूला खत्म। यस, अब चलते हैं एग्जामिशन की तरफ। एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 एंड 54। सबसे पहले करते हैं सेक्शन नंबर 54 का एग्जामिशन। अब ये जो अपना एग्जामिशन है ना, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से टेबल फॉर्मेट में दिया है और लिंक वाइज दिया है। लिंक वाइज मतलब अभी समझ जाओगे। देखो, जो अपना घर से रिलेटेड है वो है 54, 54F, 54GB, 54, 54F, 54GB। 54 क्या बोलता है, आओ देख लेते हैं। आजा 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 आजा, कितने गया कितने गया। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और एक चीज याद रखना, कमेंट करना मत भूलना। आ जाओ, आते 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 54 54 54 54 कितने गया, थे। हाँ जी, इतने सारे क्वेश्चंस हम बनाते हैं क्लास में। क्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखो, मेरे पास एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था, लॉन्ग टर्म था, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इमूवेबल, यानी मोर देन कितना होना चाहिए था, ये 24 मंथ्स। तो ये मोर देन 24 मंथ्स का मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने कर दिया सेल। जैसे मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल किया तो मेरे पास आ गए रुपए। जैसे मेरे पास रुपए आए, गवर्नमेंट आया मेरे पास कैपिटल गेन टैक्स लेने। मैंने बोला इस रुपए को अगर मैं कोई कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो क्या मेरे को टैक्स से छूट मिल जाएगा क्या? गवर्नमेंट बोलती है हाँ। तो मैंने बोला कहाँ इन्वेस्ट करें? तो उसने बोला एक काम करो, तुमने क्या बेचा है? मैंने बोला रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के तुम एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लो, या तो परचेज कर लो विद इन 2 years आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, या तो कंस्ट्रक्ट कर लो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और या तो तुम एक ईयर पहले भी परचेज कर सकते हो, बेचने के 1 साल पहले भी परचेज कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो जितना भी कैपिटल गेन हुआ है तुमको वो, या जितना भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है वो, विच एवर इज लोअर, इतना का एग्जाम्पशन तुमको ग्रांट कर दिया जाएगा। जितना कैपिटल गेन हुआ है तुमको वो, या जितना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, ये दोनों में विच एवर इज लोअर, इतना एग्जाम्पशन तुमको ग्रांट कर दिया जाएगा। यानी घर बेच के घर ले रहा हूं तो 54 लगेगा। ओके, तो 54 क्या बोलता है? आप एक इंडिविजुअल एचयूएफओ, आपको एलटीसीए हुआ है, आपने क्या बेचा है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है। कितना भी सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीदना सिर्फ एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। कब तक खरीदना है? 1 year बिफोर भी खरीद सकते हो, 2 year आफ्टर भी खरीद सकते हो, और 3 year आफ्टर, 3 years के अंदर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। तो जितना कैपिटल गेन हुआ है वो, या जितना भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है विच एवर इज लोअर, इतना का तुमको एग्जेम्पशन ग्रांट कर देंगे। तुमने जो नई एसेट ली है उसको 3 साल तक अपने पास रखना। अगर उसको 3 साल तक अपने पास नहीं रखते हो तो जब तुम उसको बेचोगे तो तुम्हारे कैपिटल गेन जितना भी तुमको एग्जेम्पशन मिला वो रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ द न्यू एसेट से। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ न्यू एसेट से लेस कर देंगे। जैसे ही कॉस्ट लेस होगा तो तुम्हारा कैपिटल गेन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा फ्यूचर में। तो 3 साल तक रखना अपने पास। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बोलता है कि तुम 2 घर के लिए भी, मैंने क्या बोला, लेना एक ही घर है, बेचो कितना भी चलेगा, लेना एक घर है, बट तुम 2 घर भी ले सकते हो। ये 2 घर वाला तुमको तभी अवेलेबल है जब तुम्हारा कैपिटल गेन है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। तुमको 2 करोड़ या उससे कम का कैपिटल गेन हुआ है तो तुम 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हो। बट याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यानी अगर एक बार 2 घर ले लिया फिर वापस 2 घर नहीं ले पाओगे, फिर एक बेच के एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वाला वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक वाला एनी नंबर ऑफ टाइम है। मान लो हम 2 घर बनाए लेकिन 2 घर का इंटरेस्ट सेम है तो उसको एक घर माना जाएगा। प्रॉपर्टी तुम वाइफ के नाम पे भी ले सकते हो, ऑब्वियसली ले सकते हो, रोटी खानी है तुमको तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बात करते हैं 54F। घर बेच के घर लिया। 54F फॉर्मूला ये क्या बोलता है? एक घर तुम्हारे पास है, गुड, वहां तुम्हारे पास ज्वेलरी थी, वो जो थी लॉन्ग टर्म, तुमने ज्वेलरी बेची। ज्वेलरी बेच के तुम दूसरा घर ले रहे हो जो कि एक घर है। या तो तुम 1 साल पहले परचेज कर ले रहे हो, या तो 2 साल बाद परचेज कर ले रहे हो, या तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हो, तो तुमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा एफ फॉर फॉर्मूला। फॉर्मूला बेसिस पे। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल गेन इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी एग्जेम्पशन अमाउंट आएगा उतना एग्जेम्पशन तुमको ग्रांट कर दिया जाएगा। तो तुम इंडिविजुअल एचएफओ, तुम एलटीसीए वाला अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, गोल्ड वगैरह ये सब बेच रहे हो,
और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 HP है और तुम 1 HP खरीद रहे हो, तो 1 ईयर पहले खरीद रहे हो, 2 ईयर आफ्टर खरीद रहे हो, या 3 ईयर्स के अंदर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो उस सिनेरियो में प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे एग्जेम्पशन तुमको ग्रांट कर दिया जाएगा, कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन। और ऑब्वियसली 3 साल तक तुमको उस एसेट को अपने पास रखना है। अगर 3 साल तक तुम अपने उस एसेट को अपने पास नहीं रखोगे तो जितना सीजी एग्जेम्प्ट किए थे अर्लियर वो टैक्सेबल कर देंगे। ओके। And should not purchase within 3 years या construct within 3 years from the date of transfer of any residential property other than above। यानी एक ही घर खरीद सकते हो, 2 साल तक कोई नया घर नहीं खरीदोगे और 3 साल तक कोई नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं करवाओगे। On the date of transfer, SSE should own more than one residential property, not own more than one residential property। वही जो अपने एग्जांपल दिए थे कि अपने पास एक प्रो घर है, अपने ये बेचे और बदले में अपने या तो एक घर कंस्ट्रक्ट करवाए, या तो एक घर खरीदे, या तो एक घर पहले खरीदे, तो अपने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ करते हैं तो नहीं मिलेगा। कब तक नहीं कर सकते, कब तक का अपने ऊपर लिमिटेशन है, तो अपने ऊपर जो लिमिटेशन है, परचेस 2 ईयर्स के लिए और कंस्ट्रक्ट 3 ईयर्स के लिए। 2 साल तक नया घर और नहीं लेंगे और 3 साल तक कोई नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं करवाएंगे, तो अपने को ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दूसरा है घर से रिलेटेड 54 GB घर बार। 54 GB क्या बोलता है, घर बार। अगर तुम इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तुमको एलटीसीए हुआ है, तो अब तुम क्या करने वाले हो, तुमने घर बेचा है। तुमने क्या बेचा है, घर बेचा है। और घर बेच के तुमने एक कंपनी में 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर या वोटिंग राइट खरीदी है, एंड उस कंपनी ने 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज किया है न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तुमने घर बेचा, घर बेच के तुमने 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर अक्वायर किए कंपनी में, और उस न्यू कंपनी ने, और उस न्यू कंपनी ने परचेज किया न्यू प्लांट एंड मशीनरी 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। और जो नई कंपनी है वो कब तक इनकॉर्पोरेट करनी है तुमको, आईटीआर के पहले, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। तो 54 GB में इंडिविजुअल एचयूएफ एलटीसीए हुआ है, तुम क्या बेच रहे हो, तुम एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हो और तुम सब्सक्राइब कर रहे हो 51% और दी ऑफ इक्विटी शेयर और वोटिंग पावर से ज्यादा, एंड उस एलिजिबल कंपनी ने 1 साल के अंदर न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो तुमको मिल जाएगा कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। एलिजिबल कंपनी कौन होती है, यहां पे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं 50D, 50G, 50G, ये तीनों भी लिंक वाला सेक्शन है। 50D किसके लिए, एक कोई भी एसएससी है और उसका हो रहा है डी फॉर डी कंपनी, कंपलसरी एक्वाइजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज कर रहा था और उसने उसको 2 साल तक यूज किया, उसको कंपलसरी एक्वायर हो गया। याद करो कंपलसरी एक्वाइजिशन में भी क्या होता है, कैपिटल गेन, बिकॉज इट इज ट्रांसफर। तो अब अपने को क्या करना है, एक नया प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अपने इसको कब कर सकते हैं, 3 मंथ्स आफ्टर ट्रांसफर। बिफोर कर सकते हैं क्या, बिफोर कैसे कर सकते हो, कंपलसरी एक्वाइजिशन पहले से थोड़ी पता होता है। तो जितना भी कैपिटल गेन हुआ है या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, लोअर विचएवर इज लोअर, इतना तक का एग्जेम्पशन अपने को मिल जाएगा। 3 साल तक अपने नए वाले लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं बेचेंगे। अगर अपने बेच देते हैं तो फिर अपने रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन से, जितना सीजी एग्जाम्प्ट था लियर उतने से रिड्यूस कर देंगे। 54D इज फॉर डी कंपनी, शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली जब वो कंपलसरी एक्वायर करेंगे तो शॉर्ट टर्म एसेट लेके जाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो सारे एसेट लेके चले जाएंगे। अब बात करते हैं 54G। 54G बोलता है गांव चलो। गांव चलो मतलब का अर्बन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आपका क्या है, अर्बन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और आपने क्या किया है, आपने उसको बेच के गांव चले गए, यानी रूरल में जाके लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया। अर्बन वाला बेचा और रूरल में जाके परचेज किया, तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, जितना भी कैपिटल गेन हुआ या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, विचएवर इज लोअर। और गांव में कम से कम 3 साल तक रहना, उसके पहले वापस मत आना। अगर वापस आ जाओगे तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ द न्यू एसेट से रिड्यूस कर देंगे उस कैपिटल गेन अमाउंट को। 54GA, 54GA बोलता है कि क्या तुम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन से सेज लेके जा सकते हो, मैंने बोला हाँ, तो तुमको GA मिल जाएगा। GA क्या बोलता है, तुम अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन से सेज लेके चले जाओ एंड 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर्स आफ्टर कर सकते हो तुम ये वाला चीज। बेचने के 1 ईयर बिफोर चले जाओ या 3 ईयर आफ्टर चले जाओ, तो जितना भी कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है इतना का एग्जेम्पशन तुमको मिल जाएगा। न्यू अंडरटेकिंग कब तक रखनी है तुमको, 3 साल तक रखनी है। अगर उसके पहले बेच दोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर देगा। बहुत सिंपल है। आ जाओ, आगे आओ, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ।
अब 54 ईसी और 54 बी थोड़ा अलग सेक्शन है, तो ये दो को एंड में दे दिया। 54 ईसी क्या बोलता है, तुम कोई भी एसएससी हो, अभी तक सिर्फ बात चल रही थी अपनी घर वाले केस में, यहां देखो क्या था, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ऑलवेज ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, तो एनी एसएससी, एनी एसएससी, एनी एसएससी है। और 54 ईसी क्या बोलता है, एनी एसएससी को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो अब वो क्या कर सकता है, कोई भी एसेट बेच के नहीं, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग बेच के। तो कोई भी एसएससी को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब वो क्या लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक बॉन्ड ले सकता है, किसका, एनएचआई का और आरईसीएल का या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, जिसकी वैलिडिटी होती है 5 साल, यानी कब तक, कब रिडीम होता है वो, आफ्टर 5 ईयर रिडीम होता है। तो वो वाले बॉन्ड तुम खरीद लो, उस बॉन्ड को तुमको 6 मंथ्स के अंदर खरीदना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, इतना तक का मिलेगा। एंड फर्स्ट टाइम एवर यहां पे एक लिमिट है जो कि है 50 लाख, यानी मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, 50 लाख, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। और तुमको ट्रांसफर नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, और उसको लोन, उसके अगेंस्ट में लोन नहीं लेना उस बॉन्ड के अगेंस्ट में 5 साल तक। अगर ऐसा करते हो तो जितना भी सीजी एग्जाम था अर्लियर वो टैक्सेबल कर देंगे। फिर आता है 54 बी। 54 बी बोलता है कि तुम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो और रूरल एग्रीकल्चर लैंड जाके खरीदो, नहीं, बोलता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो जिसमें तुम और तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 साल तक काम किया, और तुम जाके खरीदो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन खरीदो रूरल खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो जिसमें तुम या तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 साल तक काम किया है, खेती बाड़ी की है, और फिर तुम जाके कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करो तो तुमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 2 साल के अंदर तुमको करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो जितना कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है विच एवर इज लोअर, इतना तक का एग्जेम्पशन तुमको मिल जाएगा। 3 साल तक तुमको उसको अपने पास रखना है, ट्रांसफर मत करना, अगर कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन से रिड्यूस कर देंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, अर्बन बेच के रूरल लिया, 54 बी मिलेगा क्या, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यस। रूरल बेच के अर्बन लिया तो मिलेगा क्या, सो द आंसर इज, और क्यों मिलेगा भाई, रूरल तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, और होता ही नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं है, कैपिटल गेन ही नहीं आया तो फिर क्या चीज का एग्जेम्पशन। चलो नाचो, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे अपना खत्म होता है पूरा सेक्शन। क्या बात है, सारा फॉर्मेट खत्म कर लिया हमने, हाँ जी पूरा फॉर्मेट खत्म कर लिया है हमने। अब इसके बाद टैक्स रेट देखते हैं, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, अब आ गया एलटीसीजी एसटीसीजी जो भी आया अपना वो आ गया। अब वो जैसे ही आया तो अब उसमें लगेगा टैक्स, तो टैक्स कितना लगेगा आओ देख लेते हैं, आ जाओ नीचे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये मैंने शेयर भी किया है शायद टेलीग्राम चैनल पे, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, या मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो कैपिटल गेन टैक्स रेट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आओ इसको समझते हैं। तो टैक्स रेट जो है कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में 2 रेट वर्क करते हैं, 112 ए और 112, 112 ए एंड 112। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म का 112 ए देख लेते हैं। 112 ए किसके लिए लगता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए लगता है, यूलिप के लिए लगता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए लगता है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के लिए लगता है। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए अपने क्या अप्लाई करते हैं, 112 ए। 112 ए क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात होता है, 10% ऑफ एलटीसीजी इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख। अगर तुमको कैपिटल गेन हुआ है 7 लाख का, तो क्या करेंगे, 7 लाख माइनस 1 लाख आया 6 लाख, 6 लाख का 10% यानी 60,000 विल बी द टैक्स, 60,000 विल बी द टैक्स। कंडीशन क्या है, एसटीटी पेड होना चाहिए बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, एंड अदर के केस में ओनली सेल। इक्विटी के लिए परचेज एंड सेल दोनों के टाइम में एसटीटी, बाकी के लिए ओनली सेल के टाइम पे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, 87A का बेनिफिट नहीं मिलता है, 6 से नहीं मिलता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है, नहीं मिलता है, बट दिस इज हाफ ट्रूथ, बिकॉज अपने को क्या मिलता है जल्दी बताओ क्लास वालों, अनएग्जॉस्टेड बेल। अनएग्जॉस्टेड बेल मिलता है, क्या होता है समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं हूं ना यार, अभी तक समझाया ना सारा, रिलैक्स। और 112, तो 112 एक किसके लिए है, 112 है तुम्हारे लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए, यूनिट के लिए, बिजनेस ट्रस्ट के लिए। तो 112 किसके लिए हुआ, अदर देन दिस। और 112 में भी 2 पार्ट है, अनलिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जेडसीबी, और तुम्हारा अदर एलटीसी है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए क्या है,
10% विदाउट इंडेक्सेशन, एक रेट तुमको मैं बता देता हूं, इंडेक्सेशन मत लो, 10% टैक्स रेट लगाएंगे, या तो इंडेक्सेशन ले लो 20% टैक्स रेट लगाएंगे। तो अपने को एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा और विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा, दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, इंडेक्सेशन तो मिल ही रहा है ऑब्वियसली, 87A मिलता है, 6A नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं मिलेगी, बट इट इज द हाफ ट्रूथ बिकॉज अपने को अनएग्जॉस्टेड बेल मिलता है। बाकी सारे एलटीसी है लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके लिए 20% विथ इंडेक्सेशन। यहां पे लोअर वाला मत कर देना गलती से भी, वो सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए, ठीक है, इक्विटी शेयर्स नहीं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए 111A एंड 111 मत बोलना, नॉर्मल है, या तो 111 है या तो नॉर्मल जो भी टैक्स रेट है वो लगेगा। शॉर्ट टर्म में 111 कब लगता है, जब लिस्टेड इक्विटी शेयर है, यूलिप है, बिजनेस ट्रस्ट है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। टैक्स रेट क्या है, स्ट्रेट टैक्स रेट है 15% का, 15%। इंडेक्सेशन मिलेगा क्या, मारूंगा, शॉर्ट टर्म में कभी इंडेक्सेशन मिलता है क्या, नहीं। 87A मिलेगा, मिलेगा, 6A मिलेगा, नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, नहीं मिलेगी, बट अनएग्जॉस्टेड बिल जरूर मिलेगा। और अदर देन मान लो लैंड एंड बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट से चार्ज करेंगे, नॉर्मल जो भी टैक्स रेट है वो लगेगा, 87A भी मिलेगा, 6A भी मिलेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी मिलेगी। इंडेक्सेशन मिलेगा क्या, जल्दी बोलो, हाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, वेरी गुड। तो ये था टैक्स रेट कैपिटल गेन का। आओ एक क्वेश्चन करते हैं जिससे तुमको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। कितने गया ये ना, अब ये देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, करवाता हूं तुमको। अपने को एलटीसीए हुआ, एलटीसीजी हुआ है, दिख रहा है क्या, ओके। अपने को एलटीसीजी हुआ है 4 लाख का, ठीक है, अदर इनकम है अपने पास 1.5 लाख, तो टोटल इनकम अपनी कितनी हो गई, 5,50,000, ठीक है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख की। अब 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो अपने क्या पढ़े थे, एलटीसीजी 112A को 2.5 लाख नहीं मिलेगा, करेक्ट, बट याद रखना अनएग्जॉस्टेड बेल मिलेगा, यानी 2.5 लाख तक मेरी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, उसमें से 1.5 लाख अदर इनकम है, तो 1.5 लाख अगर माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचा, अनएग्जॉस्टेड बेल, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख की बची। अनएग्जॉस्टेड मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। अब एलटीसीजी 112A में क्या लिखा हुआ था कि 1 लाख, अच्छा मैं फिगर चेंज करता हूं तो तुमको थोड़ा और अच्छा से क्लैरिटी आ जाएगा। इधर मैं कर देता हूं 1,20,000, अब सही रहेगा। अब अपने को 2.5 लाख की मिलनी थी, ठीक है, 2.5 लाख की बेसिक एग्जामिशन थी अपने पास, 1.2 अपने यूज कर लिए, तो कितना बचा, तो अपने पास बचा है अभी, अपने पास बचा है 1.3 लाख, इसको बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बिल। 4 लाख में 1 लाख माइनस करेंगे, ये 1 लाख क्यों माइनस किया, बिकॉज ये तो एक्ट में ही लिखा है 1 लाख माइनस करना, क्योंकि 1 लाख के बियॉन्ड ही लगता है, और जो मेरा अनएग्जॉस्टेड बेल है वो भी माइनस कर सकते हैं। ओ माय गॉड, यानी 4 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1.3, तो आया 1,70,000 का 10%, यानी टैक्स कितना पे करना है, 17,000 प्लस 4% HEC, भूल मत जाना। तो ये था, आशा करता हूं अनएग्जॉस्टेड बेल वाला चीज समझ में आ गई होगी। बट इसमें एक चीज यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि हुआ क्या था, 1 फरवरी 2018 की बात है, ठीक है, उस दिन बजट आया था और बजट में अनाउंस कर दिया गया था कि इक्विटी शेयर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स रेट लगेगा 1 लाख के ऊपर, एंड इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, पहले मिला करता था। जैसे ये बात उन्होंने बोला, मार्केट पूरा हिल गया, पूरा घबरा गया। बट उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोली मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी 1 फरवरी 2018 के पहले की यूनिट्स है या इक्विटी शेयर्स है, उसका कॉस्ट निकालने का एक नया तरीका बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 1 फरवरी 2018 के पहले वाले का, याद रखना, उसके बाद वाले का नहीं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, 1 और 2 विच एवर इज हायर, यानी जितना ज्यादा कॉस्ट उतना कम कैपिटल गेन, जितना कम कैपिटल गेन उतना कम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 1 बोलता है पहली बात तो तुम एक्चुअल कॉस्ट ले लो, ठीक है। 2 बोलता है लोअर ले लो और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 नहीं
31/1/2018 यानी 1 फरवरी 2018 के पहले वाला दिन जो है 31 जनवरी 2018, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। ये दोनों में विच एवर इज लोअर लेना है, फिर 1 और 2 में विच एवर इज हायर लेना है, तो अपना कॉस्ट आ जाएगा। तो अपना कॉस्ट इस तरह कैलकुलेट करना है। अब ये तो दिया होगा क्वेश्चन में, ये दिया होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 का कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। अगर लिस्टेड और ट्रेडिंग हो रहा है इक्विटी और यूनिट्स का, तो हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे, हाईएस्ट वैल्यू। लिस्टेड और नॉट ट्रेडेड ऑन 31/1, तो ठीक एक दिन पहले वाले का हाईएस्ट वैल्यू लेना है, एवरेज नहीं, हाईएस्ट वैल्यू लेना है। अनलिस्टेड यूनिट्स के लिए क्या लेना है? एनएवी लेना है 31/1/2018 का। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए क्या लेना है? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में तो कहां 112 आता है, 112 आता है ना उसमें, नहीं नहीं, 31/2018 के पहले वो अनलिस्टेड था, एग्जांपल पेटीएम, फिर उसका आईपीओ आया और आज वो लिस्टेड है, तो उस समय उसका कैसे कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकालेंगे? क्योंकि उस दिन तो वो ट्रेड हुआ ही नहीं ना, तो हाईएस्ट वैल्यू कैसे लेंगे? तो गवर्नमेंट बोलते एक काम करो, उसको इंडेक्स कर दो 17/18 तक। 17/18 क्यों? क्योंकि 1 फरवरी 2018 तक आया था, तो 17/18 तक उसको इंडेक्स कर दो। कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन इंटू सीसीआई ऑफ 17/18 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, सीसीआई ऑफ एक्वाजिशन या 100, अगर 1/4/2001 के पहले का तो 100, उसके बाद का है तो जिस साल लिया उस साल का सीसीआई। अब 17/18 का 272 है, ये फिगर फिक्स्ड है, तो इसको गड़बड़ी मत कर देना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन में, इसको जरूर ट्राई करना, इससे तुमको काफी अच्छी क्लैरिटी आएगी। बहुत मस्त क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ कवर है। बता देता हूं नंबर तुमको ताकि इजी पड़े। तो वो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, मार्क कर लो, इसको कर लेना। एंड है तुम्हारा एक और था क्वेश्चन नंबर 7 एंड दे गया एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ का है, यहाँ मिलेगा तुमको। पेज नंबर लिख लो वरना बोलोगे कहाँ से आया। 174, बट ये आईएफएस के बात करना, क्योंकि ये आईएफएस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपने को अभी जो मेन कॉन्सेप्ट करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 157। तो इसको अच्छे से ट्राई करना, काफी अच्छी क्लैरिटी आएगी इसमें से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अपना खत्म होता है एक पूरा का पूरा 112, 112A, 111A एंड नॉर्मल वाला भी। तो अपना पूरा टैक्स रेट यहाँ पे ओवर होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको अनएग्जॉस्टेड बेल वाला भी कॉन्सेप्ट समझा दिया, जिसको अनयूटिलाइज्ड बेल भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज मत हो जाना अगर वो आ गया तो, मेरा सर मत खाना कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। अब आते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन की तरफ। हाँ जी, स्पेशल प्रोविजन की तरफ। इंश्योरेंस कंपनसेशन, मान लो फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, राइट हुआ, एक्शन ऑफ एनिमी हुआ या सुनामी आया, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया डैमेज। जैसे ही तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया डैमेज, तो तुम रोने लगे। जैसे ही तुम रोने लगे तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे पास आई। इंश्योरेंस कंपनी आई, वो बोली कि मैं तुमको पैसे दूंगी, डोंट वरी, बट पहले मेरे को जांच पड़ताल करने दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जांच पड़ताल की एंड तुमको तुम्हारे पैसे मिले 3 साल बाद। तो कैपिटल गेन कब लगेगा? तो जनरली कैपिटल गेन कब लगता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, बिकॉज तुमको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल रहा है। तो इस सिनेरियो में जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ उस दिन कैपिटल गेन आना चाहिए था, बट उस दिन कैपिटल गेन नहीं आएगा, बिकॉज उस दिन तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। तुम्हारे पास पैसे कब आए? 3 साल बाद। तो कैपिटल गेन कब आएगा? 3 साल बाद। तो अगर फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, राइट हुआ, एक्शन ऑफ एनिमी हुआ, सुनामी हुआ और तुमको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल रहा है, तो जिस दिन भी तुमको जो भी कंपनसेशन मिला वो बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कोई एक्सपेंस लगे लीगल तो वो माइनस कर देना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन माइनस कर देना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देना, तो कैपिटल गेन तुम्हारा आ जाएगा। कैपिटल गेन किस साल आएगा? जिस साल तुमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला इंश्योरेंस क्लेम का, उस साल आएगा।
पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक लेना है? टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। याद रखना, क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब क्या होता है? तुमने कितने दिन होल्ड करके रखा उसको, तो तुमने कितने दिन होल्ड करके रखा उसको? डिस्ट्रक्शन तक ही तो होल्ड करके रखा, उसके बाद थोड़ी होल्ड करके रखा था। तो डिस्ट्रक्शन तक तुमने होल्ड करके रखा है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी डिस्ट्रक्शन तक का ही लेना। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी स्ट्रेट अवे यहां पे आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मस्त वाला, काफी अच्छा क्लैरिटी आएगा तुमको उससे। कितने 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 कितने, ये रहा। देखो, मिस्टर ए कन्वर्ट करते हैं कैपिटल एसेट को acquired for an amount of 50,000 on 1st June 2003 into stock in trade in November 2019। अब मेरे को एक बात बताओ, कन्वर्ट करना क्या ये ट्रांसफर होता है? द आंसर इज यस। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो वो ट्रांसफर होता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक कैपिटल एसेट था, हमने उसको स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हमने कन्वर्ट किया, पैसे आ गए क्या अपने पास? नहीं आए यार। क्या किया? अपना ही धंधा, अपने ही धंधे में उसको डालें, तो पैसे थोड़ी आए अभी। पैसे कब आएंगे? जब इन स्टॉक इन ट्रेड को हम सेल करेंगे। तो जैसे हम इसको सेल करेंगे ना, तो पता है दो चीजें होंगी। पहली बात तो स्टॉक इन ट्रेड बिका तो पीजीबीपी आना ही आना। दूसरी चीज, कैपिटल गेन भी आएगा। कैपिटल गेन क्यों आएगा? स्टॉक इन ट्रेड बिका इसलिए नहीं, कैपिटल एसेट एंड स्टॉक, कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ था, उसलिए कैपिटल गेन आ रहा है। ये सेल किया इसलिए कैपिटल गेन नहीं आ रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ इसीलिए कैपिटल गेन आ रहा है। तो अब जब कैपिटल गेन आएगा तो किस दिन आएगा? जिस दिन स्टॉक बिका। तो अपना स्टॉक बिका किस दिन? सितंबर 2023। तो अपना स्टॉक बिका सितंबर 2023 को। कितने में बिका? 65 लाख में। तो कैपिटल गेन तो अपना आएगा, बट ये कब आएगा? 2023 में बिका, यानी 22-23 फाइनेंशियल ईयर में आएगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? जिस दिन तुमने कन्वर्ट किया था उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो लेना है। तो हमने कन्वर्ट किया था 2019 में, और उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 4,50,000। तो हम क्या लेंगे? 4,50,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन लेंगे। तो कॉस्ट कितनी आएगी? कितने में खरीदा था हमने? 50,000 में खरीदा था। नीचे किससे डिवाइड करते हैं? जिस साल खरीदा था उससे। तो किस साल हमने इसको खरीदा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो हमने इसको खरीदा है 2003 में, यानी 3-4 का सीसीआई आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना आएगा? 109। ऊपर क्या लेंगे? तो ऊपर हम लेते हैं ईयर ऑफ ट्रांसफर तक। तो ट्रांसफर क्या अपने 22-23 मानेंगे, या जिस साल कन्वर्ट करवाया उस साल मानेंगे? तो आंसर इज जिस साल कन्वर्ट करवाया उस साल, क्योंकि मेरे पास वो कैपिटल एसेट उसी दिन तक हाथ में था। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक लेनी है? 19-20 तक, यानी यहां क्या आ जाएगा? 289। इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा। अब पीजीबीपी भी आएगा क्या? सेल हुआ है तो आंसर इज यस। कितना आएगा? 6,50,000 रुपए में बिका है पूरा माल। पूरा माल बिका है 6,50,000। कॉस्ट क्या लेंगे? बिकॉज हमने तो कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करवाया। तो तुम बोलोगे सर सर कॉस्ट तो ये ले लेंगे। अगर ये कॉस्ट लेंगे तो फिर डबल बेनिफिट नहीं मिल जाएगा एसएससी को? एक बार इधर भी माइनस किया, एक बार इधर भी माइनस किया। तो द आंसर इज ये वाला कॉस्ट लेंगे। तो अपने क्या माइनस करेंगे? 4,50,000, यानी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन थी वही लेंगे, एंड अपना पीजीबीपी आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वो ये होगा। सिंपल है। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। एक होमवर्क और देता हूं, उसको भी ट्राई करोगे तो काफी अच्छे से कर पाओगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? इसका आंसर जरूर बताना कितना आ रहा है, ठीक है? चलो आंसर का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको जरूर ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्वाइजिशन। क्या कंपलसरी एक्वाइजिशन होने पे भी ट्रांसफर होता है क्या? हाँ होता है। तो अपने को उसके लिए कंपनसेशन मिला। अब वो जो कंपनसेशन मिला है, क्या उस पे कैपिटल गेन आएगा? द आंसर इज यस। तो कैसे आएगा? सबसे पहले तुमको इनिशियल कंपनसेशन मिला, तो जिस साल तुमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस साल का उस साल टैक्स आएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लेनी है?
जिस साल कंपलसरी एक्वाइजेशन हुआ था उस साल तक। सेम वही वाला फंडा है जो अभी ऊपर पढ़ के आया इंश्योरेंस वाले में, तो इसमें भी वही सेम फंडा है। तो अमाउंट रिसीव जो भी हुआ वो लेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैपिटल गेन आ जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। किस साल? जिस साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस साल। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लेनी है? टिल द डेट ऑफ कंपलसरी एक्वाइजेशन तक। इनहैंस्ड कंपनसेशन, मान लो मेरे को कंपलसरी एक्वाइजेशन हुआ, उसने बोला 10 लाख रुपए देंगे, मैंने बोला ठीक है। फिर जैसे ही 10 लाख रुपए की बात आई तो उसने बोला 8 लाख रुपए ही देंगे, 2 लाख और नहीं देंगे, तो उसने मेरे को 8 लाख रुपया दिया। मेरे को आ गया गुस्सा, मैं चला गया केस करने। जैसे ही मैं केस करने गया, कोर्ट ने बोला 2 लाख और मिलेंगे, तो हमको बाद में इनहैंस्ड कंपनसेशन मिला 2 लाख रुपए का। तो जो भी रुपया मिला वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। एक्सपेंसेस से माइनस कर सकते हैं क्या? कॉस्ट वापस से माइनस करेंगे क्या उस इनहैंस्ड वाले पे? नहीं, नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी एक बार कॉस्ट तो माइनस करती है। अब मान लो अपने को इंटरेस्ट भी मिला कंपनसेशन में, वो क्या होगा? इट इज ऑल्सो एन इनकम एंड दिस इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड IFOS, और इसमें 50% का डिडक्शन मिलता है। दिस इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इज चार्जेबल अंडर द हेड IFS, और इसमें 50% का डिडक्शन मिलेगा। मान लो 5 लाख मिला तो 2.5 लाख ही टैक्सेबल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर फीचर ऑफ एडवांस। फोर फीचर ऑफ एडवांस के लिए अगर 1/4/2014 के पहले का है तो फिर क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन से माइनस कर देंगे बिफोर इंडेक्सेशन। 1/4/2014 के पहले का तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन से माइनस कर देंगे बिफोर इंडेक्सेशन, और टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर ऑफ एसेट ट्रांसफर। और 1/4/2014 के बाद का है, ठीक है, 2014, 2004 नहीं, 2014, तो उस सिनेरियो में वो IFS हेड में जाएगा फोर फीचर, और इसमें 50% का डिडक्शन मत देना। वो सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है, इसमें नहीं होता है वो 50% का डिडक्शन, ठीक है। फोर फीचर ऑफ एडवांस के लिए तुमको एक क्वेश्चन नंबर बताता हूं। ये क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया ना तो तुमको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। एंड द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर इज 153। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो उसको, इससे पूरा फोर फीचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो फोर फीचर के लिए अपने क्या करना है? 1/4/2014 के पहले का तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगा बिफोर इंडेक्सेशन, और 1/4/2014 के बाद है तो IFS हेड में जाएगा। 50% का डिडक्शन गलती से भी मत दे देना मेरे भाई यहाँ पे, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। चलो, तो ये सारी पॉइंट्स अपने यहाँ पे कवर किए। अब चलते हैं सेक्शन 47 की तरफ, जो क्या बात करता है? व्हाट इज नॉट ट्रांसफर। तो सेक्शन 47 क्या बोलता है? क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी, मतलब अगर ये सारी चीजें हुई है तो ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं होगी? मान लो ये एक बुजुर्ग आदमी है और इनके पास एक घर है। अब इनके पास एक घर है बट इनके पास नौकरी नहीं है, तो ये पैसे कैसे कमाएंगे? क्योंकि घर से थोड़ी पेट पलेगा, पेट तो पैसे से पलेगा। तो ये क्या करेंगे? अपने घर को मॉर्गेज कर देंगे एक बैंक को, बदले में बैंक इनको हर साल, हर मंथ या हर साल जो भी होगा कुछ रुपए भेजेगी, ठीक है। तो जैसे इन्होंने मॉर्गेज किया है तो ये मॉर्गेज भी ट्रांसफर होता है, बट ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 47। और इनफैक्ट जो बैंक इनको रुपए देती है हर मंथ या हर ईयर, जो भी रुपए दे रही है वो भी एग्जेम्प्ट होता है 1043 में। ओके, कोई भी गिफ्ट या विल होता है, अगर गिफ्ट और विल के थ्रू अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो अपने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये ट्रांसफर नहीं होता है। या कोई भी पार्शियल मर्जर होता है, अगर HUF का, या टोटल मर्जर होता है, यानी HUF है और वो बट गया, और जैसे ही HUF का पार्टीशन हुआ तो किसी को कोई एसेट मिला, किसी को कोई एसेट मिला, किसी को कोई एसेट मिला, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में अपना कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। यहां पे लिख लो क्रॉस रेफर विथ सेट ऑफ। तो किसके साथ क्रॉस रेफर करना है तुमको? सेट ऑफ के साथ इसको क्रॉस रेफरेंस कर लेना, ठीक है। अब मान लो एक होल्डिंग कंपनी, 100% होल्डिंग कंपनी है, वो अपनी सब्सिडरी को एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, या एक 100% सब्सिडरी है वो अपने होल्डिंग को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है। अब एक तरह से देखो 100% मतलब क्या हो गया? मतलब यही हुआ कि वो लोग एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही लोग हैं, ठीक है। तो एक हाथ से लिया दूसरे हाथ को लिया तो वो ट्रांसफर नहीं मानते, बट इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो ट्रांसफरी कंपनी, यानी जिसको मिल रहा है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, जिसको एसेट मिल रहा है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे? ओल्ड प्लस न्यू, यानी प्रीवियस ओनर का भी लेंगे और न्यू ओनर का भी लेंगे। FMV 1/4/2001 वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा क्या? बिल्कुल अवेलेबल होगा। बट अगर तुम उस कैपिटल एसेट को एज स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करोगे तो ये एग्जामेशन नहीं मिलेगा, तब फिर भैया तुमको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। एग्जामेशन विड्रॉ कर लेंगे
एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन तुमने ट्रांसफर किया वहां से 8 ईयर के अंदर तक अगर ट्रांसफर यानी जिसको तुमने ट्रांसफर किया उसने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करवा दिया, या जो पेरेंट कंपनी है वो सीज कर लेती है 100% होल्डिंग, यानी वो 90% 10% या कोई भी अपना होल्डिंग बेच देती है, तो उस सिनेरियो में ये एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर लेंगे। कैपिटल गेन नॉट चार्ज ऑन सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ये छोटा सा लाइन लग रहा है बट इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका महत्व यह है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रांसफर जिस साल हुआ था उस साल से कैपिटल गेन माना जाएगा। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह सब कुछ लग जाएगी आपके ऊपर। फिफ्थ नंबर पॉइंट बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हो वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक आर्ट कलेक्शन, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट या ड्राइंग या नेशनल म्यूजियम को या नेशनल आर्ट गैलरी को, तो एग्जेम्प्ट है, कोई वो ट्रांसफर नहीं है, तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। एक यूनिट होल्डर कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड में अगर अपना यूनिट्स को ट्रांसफर करता है उस कंपनी को, तो उस सिनेरियो में कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय हेल्ड इन बैंकिंग कंपनी इनटू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन नहीं आएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू शेयर और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी, यानी अगर तुम्हारा डिबेंचर कन्वर्ट होकर शेयर में बन जा रहा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो उस सिनेरियो में कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। कोई भी ट्रांसफर आप करते हो बॉन्ड का, जीडीआर का, बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट, तो नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पे लिख दो एनआर। एनआर में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या बोल रहा है। 11 वाला इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन हो रहा है। किसका कन्वर्जन हो रहा है? अगर सोल प्रोप्राइटर का कंपनी में कन्वर्जन हो रहा है और अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही है तो भैया पहले वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट भी कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, बिकॉज ये सीरीज अभी लंबी चलेगी तो तुमको अपडेट मिलता रहेगा जैसे से वीडियो आती रहेगी। अगर एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है और सारे एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, याद रखो सारे एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड सोल प्रोप्राइटर होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन दैट कंपनी, हिज शेयर होल्डिंग कंटिन्यूज फॉर 5 years आफ्टर सक्सेशन, एंड उसको सिर्फ और सिर्फ शेयर्स मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट फ्रैक्शन का है, कैश 10-20 रुपए 100 रुपए मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजॉरिटी शेयर्स मिल रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन तुम सेटिस्फाई कर लेते हो तो चारों कंडीशन, तो तुम जो भी कन्वर्जन हुआ है सोल प्रोप्राइटर का कंपनी में उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ब्रीच होती है तो कैपिटल गेन आ जाएगा, सोल प्रोप्राइटर को कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अगर फर्म कंपनी में बन रही है तो इसके जो 4 पॉइंट है वो सिमिलर है, इसमें मैंने एक साथ दे दिया, इसमें सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सारे एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करो। दूसरा पॉइंट क्या है? जितने भी पार्टनर थे उस फर्म में वो सारे के सारे शेयर होल्डर बनेंगे कंपनी के, और उन सारों की जो शेयर होल्डिंग है वो मिला के नॉट लेस देन 50% होनी चाहिए, और उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए जिस प्रोपोर्शन में उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, यानी 2:3:3 के रेशियो में था कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो उनका शेयर होल्डिंग 2:3:3 के रेशियो में होना चाहिए, और उन सब का शेयर होल्डिंग मिला के कितना होना चाहिए? मोर देन 50%, एंड वो सारे के सारे शेयर होल्डर बनने चाहिए, और कम से कम 5 साल तक अपनी शेयर होल्डिंग को कंटिन्यू करना, और सिर्फ आपको शेयर मिला, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिला एक्सेप्ट फ्रैक्शन कैश चलेगा। अनलिस्टेड कंपनी यानी एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी बन रही है, प्राइवेट कंपनी एलएलपी बन रही है, सारे एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो। अब उल्टा सोचना, सारे शेयर होल्डर जो कंपनी में थे वो सारे के सारे पार्टनर बनेंगे एलएलपी में, ठीक है, और उन सब का जो पीएसआर है वो मिला के 50% से ज्यादा होना चाहिए, और इनको ये 5 years तक कंटिन्यू करना है, एंड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए पीएसआर, जिस प्रोपोर्शन में था तुम्हारा शेयर होल्डिंग पैटर्न उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और इनको कुछ और नहीं मिला अदर देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, कुछ और नहीं मिला अदर देन शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो ये 3 एडिशनल पॉइंट है, अनलिस्टेड से एलएलपी में जा रहे हो तो ये 3 एडिशनल पॉइंट है, ये सिर्फ अनलिस्टेड से एलएलपी वाले के लिए। क्या 3 एडिशनल पॉइंट है? जो अनलिस्टेड कंपनी है उसका टर्नओवर 60 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जिस साल तुम कन्वर्जन कर रहे हो उसके ठीक पीछे के 3 सालों में 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारा टर्नओवर। तुम्हारा जो टोटल एसेट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस कंपनी का, जो जो प्राइवेट कंपनी है, वो इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़, शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़।
और नो अमाउंट इज पेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पार्टनर आउट ऑफ द प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन। तो ये 3 एडिशनल पॉइंट है इसके लिए। अगर अब टेबल देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से बना, ये 4 कॉमन पॉइंट है, तो ये 4 कॉमन पॉइंट इसके लिए एक एडिशनल पॉइंट है, तो वो वाला भी इधर कवर कर लिया हमने। एंड इसके अलावा बस यहाँ पे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो आपको लर्न करना पड़ेंगे, यानी एक भी लर्न करोगे तो सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली लर्न। चलो अब इसी के साथ चलते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्लम सेल फर्म एंड पार्टनरशिप। ये अमेंडमेंट पोर्शन था लास्ट टर्म का। इस टर्म हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इससे, और इससे एक क्वेश्चन भी करूंगा मजेदार, मजा आ जाएगा तुमको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्लम सेल समझने से पहले और एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के 2 यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी। यूनिट ए हार्डवेयर डिपार्टमेंट है, यूनिट बी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है। अब मेरे को सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में से जम नहीं रहा है, मेरे को इसको बेचने का है, तो मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ? या तो मैं इसका हर एक एसेट उठा के बेचूं और फिर इस यूनिट को खत्म कर दूं, या मेरे पास एक सिंपल तरीका है, मैं जाऊंगा दूसरी कंपनी के पास और बोलूंगा कि मेरे से मेरा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट खरीद लो, मेरे को एक लमसम पेमेंट कर दो, तो वो अपने को लमसम पेमेंट कर देगी, मान लो 10 लाख रुपए। तो हमने क्या किया, हमने सेल कर दिया अपना सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट 10 लाख रुपए में। तो क्या सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मेरा कैपिटल एसेट था क्या? ऑब्वियसली कैपिटल एसेट था, बट हर एक का कैलकुलेट करेंगे और इस 10 लाख से मैच करेंगे कि 10 लाख कैसे आया, क्या क्या कैलकुलेशन था। तो इससे सिंपल करने के लिए टैक्स में क्या किया गया, बोल दिएगा इसको बोलेंगे स्लम सेल, यानी लमसम सेल हो चुका है। इसमें क्या लेंगे, स्ट्रेट अवे सेल्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट कंसिडरेशन, वो क्या आपने लेंगे 10 लाख रुपए। माइनस करना है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या लेना है, तो एकदम सिंपल तरीका बोला, कॉस्ट ले लो इस यूनिट बी का नेटवर्थ। तो जो भी इस यूनिट बी का नेटवर्थ है वो ले लो कॉस्ट। फिर आएगा या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म, अकॉर्डिंगली टैक्स लगा दो, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स रेट जल्दी बताओ क्या लगेगा, तो आप बोलोगे 112 में 20% का टैक्स रेट लगेगा, बिकॉज 112 ये तो लगेगा नहीं, शेयर्स थोड़ी है, वो तो लिस्टेड शेयर्स में लगता है। ये क्या है, अदर देन दैट, तो इसमें 20%। अच्छा, इसमें कंपैरिजन करेंगे क्या 10% विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज ये अदर्स का भी अदर्स है। ठीक है, तो ये थी बात। आओ आगे बढ़ते हैं। अब नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीज समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब नेट वर्थ कैसे निकलता है, तो नेटवर्थ निकालने के लिए बोला जाता है कि आप डेप्रिशिएबल एसेट का WDV ले लो, जो भी डेप्रिशिएबल एसेट है उसका WDV ले लो। ठीक है, 35 AD वाले एसेट का निल ले लो, PGBP में समझ जाएगा क्या है ये। बाकी सारे एसेट का बुक वैल्यू ले लो अदर देन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर दो। इसमें से लेस करो लाइबिलिटी तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी, तो बन जाएगा आपका नेट वर्थ। तो नेट वर्थ के लिए क्या लेना है अपने को, डेप्रिशिएबल का WDV लेना है, और 35 AD को निल लेना है, और बाकी सब एसेट का बुक वैल्यू लेना है अदर देन रिवैल्यूएशन, और इसमें से लायबिलिटी का बुक वैल्यू लेस करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगा। नेटवर्थ तुमको कैलकुलेट करने आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा चेंजेस होगा तो होगा। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए अपने को अप्लाई करना है रूल 11 UAE। जहां जाएंगे, दुबई जाएंगे। चलो दुबई आ जाते हैं। दुबई में बोलता है या तो FMV1 या तो FMV2, या एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, या तो FMV1 या तो FMV2, विच एवर इज हायर will be your full value of consideration। फॉर्मूला क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अब किससे रिप्लेस हो जाएगा, नेटवर्थ से। और नेटवर्थ कैसे आता है, डेप्रिसिएबल एसेट का WDV, इसका निल लेना, इसका बुक वैल्यू, रिवैल्यूएशन इग्नोर, और लायबिलिटी के लिए भी बुक वैल्यू। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए दुबई जाना पड़ेगा, 11 UAE। ये बोलता है FMV1 या FMV2 विच एवर इज हायर लेना। नाउ व्हाट इज FMV1? FMV1 बोलता है जो बिका है उसका क्या वर्थ है, जो बिका है उसका क्या वैल्यू है। तो जो बिका है उसकी वैल्यू क्या है अपने को लेनी है, याद रखो नेटवर्थ नहीं निकाल रहे, नेटवर्थ नहीं है ये। सारे एसेट की बुक वैल्यू लेनी है एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन। इमूवेबल का SDV लेना है, शेयर्स के लिए फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। इसमें से लायबिलिटी का बुक वैल्यू लेस करेंगे तो FMV1 आ जाएगा। तो क्या लेना, सारे एसेट का बुक वैल्यू लेना है, इमूवेबल का SDV लेना है, शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, ज्वेलरी का ओपन मार्केट वैल्यू लेना है, बाकी सारे लायबिलिटी का बुक वैल्यू लेना है। इससे FMV1 आ जाएगा। FMV1 निकल गया। FMV2 जो मिला वो ले लो। तो क्या क्या मिल सकता है, मनी मिल सकता है,
या कुछ अपने को नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल सकता है। अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू, मनी मिला है तो वो ले लो। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बदले में मिली है तो एसडीवी ले लेना, तो एसडीवी ले लेना, सिंपल। तो कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी है। आ जाओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, जो एक्सपेंस लगा है वो लेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, उसमें से नेट वर्थ माइनस कर देंगे, कैपिटल गेन आ जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कैसे आता है, ये बहुत सिंपल है, FMV1 FMV2 विच एवर इज हायर लेना है, सीधी सी बात है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 163। जैसे ये क्वेश्चन करेंगे तुमको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। आ जाओ आगे, चल क्वेश्चन नंबर 13। पीक्यूआर लिमिटेड के दो यूनिट्स है, एक इंगेज है हार्डवेयर में, एक इंगेज है सॉफ्टवेयर में। कंपनी सॉफ्टवेयर यूनिट को टाटा बाय बाय करने वाली है और स्लम सेल में इसको बेचने वाली है 385 लैक्स में, 385 लैक्स। अच्छा क्या मिला, 385 मिला। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या ये 385 को अपने FMV1 बोल सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, 385 को FMV2, सॉरी क्या बोलेंगे, FMV2। जो मिला वो क्या मिला, 385 मिला, तो FMV2 विल बी 385। आगे बढ़ते हैं, एस लिमिटेड को अपने बेच रहे हैं। बैलेंस शीट अपने को अच्छी खासी दी गई है। फिक्स्ड एसेट में अपने पास हार्डवेयर का भी दिया, सॉफ्टवेयर का भी दिया, डेटर दिया अपने को, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का, इन्वेंट्री अपने को दिया, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का, करंट लायबिलिटी दिया हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर आया 2015 में, यानी क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म होने वाला है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स लैंड विच वाज, अच्छा एक चीज याद रखना, नेटवर्थ और फेयर मार्केट वैल्यू वन एक जैसा लग रहा होगा, इसीलिए यहां पे पहले नेटवर्थ निकालना फिर फेयर मार्केट वैल्यू, और जब नेटवर्थ निकालोगे तब इसको भूल जाना, और जब ये निकालोगे तो इसको भूल जाना, अदरवाइज दोनों को मर्ज करके गुड़ गोबर कर दोगे तुम। ठीक है, तो आ जाओ, पहले नेटवर्थ निकालते हैं। नेटवर्थ कैसे निकलता है, डेप्रिशिएबल का WDV लेना है, 35AD का नील लेना है, अदर एसेट का बुक वैल्यू लेना है, लाइबिलिटी का बुक वैल्यू लेना है। तो हम आते हैं, फिक्स्ड एसेट ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट इंक्लूड लैंड विच वाज परचेज फॉर 40 लाख इन इतना एंड रिवैल्यूड एट इतना, SDV 55 लाख। तो SDV लेना है क्या नेटवर्थ के लिए, द आंसर इज नो। नेटवर्थ के लिए फिर अपने को क्या लेना पड़ेगा, अदर एसेट है, बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अपने क्या लेंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है, 40 लैक्स। तो कितना लेंगे, 40 लैक्स। तो हमने ले लिया 40 लैक्स नेटवर्थ के लिए, लैंड को 40 लैक्स। अब बात करते हैं अदर एसेट। फिक्स्ड एसेट ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट 140 जो है, उसमें 200 लाख माइनस करेंगे लैंड का वैल्यू जो कि आएगा 60, यानी 200 लाख दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन में 200 दिख रहा है, जिसमें जो 60 है वो लैंड का है, माइनस कर दिया, बचा 140। अब ये जो 140 है वो बुक वैल्यू है, और ये डेप्रिशिएबल एसेट है 140। तो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए क्या लेते हैं, WDV। तो यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, WDV। WDV कितना है इसका, तो इसका WDV अगर हम देखेंगे तो इनकम टैक्स के हिसाब से 90 लाख। तो 140 लेना है या 90 लेना है, जल्दी बताओ। नेटवर्थ के लिए 90, तो हमने लिया 90, ले लिया हमने। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसमें, रीड कर लेते हैं, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बाकी एसेट का बुक वैल्यू लेंगे, यानी 110 35, और लाइबिलिटी में 90 माइनस करेंगे। तो हमने एड ऑन कर दिया 110 35 और लाइबिलिटी में 90 माइनस कर दिया, टोटल कितना आया 185। तो अपना नेटवर्थ आ गया 185। तो फटाक से जाके नेटवर्थ लिख देते हैं 185। नेटवर्थ आ गया, फेयर मार्केट वैल्यू 2 आ गया। अब कैलकुलेट करना है फेयर मार्केट वैल्यू 1। फेयर मार्केट वैल्यू 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, सारे एसेट का बुक वैल्यू ले लो, इमूवेबल का SDV ले लो, ज्वेलरी का ओपन मार्केट वैल्यू, शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू, और लायबिलिटी का बुक वैल्यू ले लो। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में क्या क्या है, अपने क्वेश्चन में एक फिक्स्ड है, ये है लैंड है, लैंड है, ओके। लैंड का क्या लेना है अपने को, FMV1 के लिए SDV 55 लाख। तो हम क्या ले लिए, 55 लाख।
अदर एसेट के लिए 140 लेना है या 90 लेना है एफएमवी 1 के लिए? तो द आंसर इज बुक वैल्यू लेना है, यानी 140। तो हमने ले लिया 140। बाकी फिगर सेम है, 110, 35, 90 माइनस किया तो कितना आया 250। अब कंपेयर करेंगे एफएमवी 1 और एफएमवी 2, विच एवर इज हायर। तो क्या हायर है? 385। तो हमने माइनस कर, तो हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया 385, उसमें से माइनस किया नेटवर्थ 185, लॉन्ग टर्म आ गया अपने पास 200। अब गलती क्या करोगे, इस पे कितना परसेंट चार्ज करोगे जल्दी बताओ? सर 20%। वेरी गुड। अब 200 लाख मतलब क्या होता है? 2 करोड़। एंड 2 करोड़ यानी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो कितना सरचार्ज लगेगा? 7% का। और एचईसी कितना लगेगा? 4% का। तो आंसर कितना आएगा? 44.512। दैट्स इट, वेरी मच सिंपल। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और इधर से एक बार रीड कर लेते हैं। एफएमवी 1 में तुमको क्या लेना है? बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, एक्सक्लूड करना एडवांस टैक्स, टीडीएस, बट इनकम टैक्स रिफंड को इंक्लूड कर लेना। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी वगैरह, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वगैरह, एसडीवी ऑफ रिमल प्रॉपर्टी एंड बुक वैल्यू लेना है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कभी लेते हो क्या? वैसे भी नहीं लेना है। डिविडेंड अमाउंट ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर सेट अपार्ट फॉर डिविडेंड बट नॉट डिक्लेयर, वो लेते हैं क्या? कभी भी वो नहीं लेते। रिजर्व लेते हैं क्या? कभी नहीं लेते। पीएफटी लेते हैं? नहीं लेते। प्रोविजन फॉर एन एसेट एंड लायबिलिटी लेते हैं? नहीं लेते। कंटिजेंट लायबिलिटी लेते हैं? नहीं लेते। एफएमवी 2 जो भी मिला वो वाला अपने को यहाँ पे ले लेना है। एक क्वेश्चन आता है कि अपने टैक्स कैसे सेव करते थे, क्योंकि स्लम सेल पे तो अपने को डायरेक्टली टैक्स लग जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपनी अंडरटेकिंग को 100%, देखो, ट्रांसफर अंडरटेकिंग आफ्टर एक्वायरिंग 100% शेयर ऑफ ट्रांसफरी नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन, यानी वही जो अभी ऊपर पड़ा सेक्शन 47 में, या तो वैसे कर लो और या तो डीमर्जर कर लो, स्लम सेल से ज्यादा बेटर होता है। सो ये हो गया यहाँ पे पॉइंट कवर, फर्स्ट अमेंडमेंट खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, जो कि लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है, इस टर्म का नहीं है, घबराओ मत। और वो अमेंडमेंट है 9B का। ठीक है, आ जाओ इधर। तो 9B क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है, मान लो एक फर्म है और फर्म का हो जाता है डिसोल्यूशन। जैसे ही डिसोल्यूशन होता है वो सारे एसेट को अपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, रिमेनिंग एसेट को। अब सिंस फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने एसेट को पार्टनर को, तो तुमको नहीं लगता ये ट्रांसफर है? लॉजिकल है ये ट्रांसफर है, और अगर ये ट्रांसफर है तो इस पे कैपिटल गेन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो इस पे कैपिटल गेन आएगा। तो यही 9B बोलता है कि अगर डिसोल्यूशन हुआ है और एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो इस पे तुमको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? मान लो कि एक पार्टनर आया, एक पार्टनर चला गया, ठीक है, रिटायर हो गया, या एक पार्टनर आया, तो उस सिनेरियो में भी एसेट का लेवा देवी होता है। तो उस सिनेरियो में भी फर्म को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बात सिंपल सी है कि डिसोल्यूशन हुआ या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो फर्म को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं बताएंगे, बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो फर्म को पीजीबीपी या कैपिटल गेन देना होगा। पीजीबीपी कब देना होगा? जब स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होगा। एंड जब अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन नंबर 9B। अब इसी सेम लाइन पे चलता है सेक्शन नंबर 45(4), जो क्या बोलता है कि मान लो एक फर्म है और उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो एक पार्टनर चला जाता है। अब जो पार्टनर जाता है वो अपने साथ एक एसेट भी लेके जाता है। तो अपना एसेट क्यों लेके जा रहा है वो पार्टनर? क्यों लेके जा रहा है? किसके एवज में लेके जा रहा है, यानी इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? तो वो अपने कैपिटल अकाउंट के एक्सचेंज में लेके जा रहा है। सो एक्सचेंज इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो पार्टनर को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। सही है, गलत तो कुछ बोल नहीं रहा है, सही बात बोल रहा है 45(4) कि तुम एसेट क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा कैपिटल बैलेंस था, तुम उस कैपिटल बैलेंस के एवज में लेके जा रहे हो, उसके अगेंस्ट में लेके जा रहे हो, उसके एक्सचेंज में लेके जा रहे हो, तो वो हो गया ट्रांसफर। तो उस सिनेरियो में तुमको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए। 45(4) इज ओनली फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड 9B इज फॉर डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सिंपल सा तरीका, जब एक वन और मोर पार्टनर हु आर द पार्टनर ऑफ द फर्म बिफोर चेंज कंटिन्यू एज पार्टनर, मतलब एक आता है एक जाता है बट एक कंटिन्यू करता है, एक कंटिन्यू होने चाहिए तब, या फिर सारे पार्टनर कंटिन्यू करते हैं और रिस्पेक्टिव चेंज हो जाता है पीएसआर में। मतलब ABC, सी गया रिकॉन्स्टिट्यूशन, यस। डी आया रिकॉन्स्टिट्यूशन, यस।
बी गया, ए और डी बचे, रिकॉन्स्टिट्यूशन यस, ए चला गया, ई आ गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन नो। नाउ दिस इज सक्सेशन। अगर सारे पार्टनर चेंज हो जाते तो वो सक्सेशन हो जाता, तब 45 4 और 9 भी नहीं लगेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत इजी है। ये फर्म का बैलेंस शीट है, पार्टनर है ए बी और सी, 10 10 10 30 टोटल। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 1 है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 50, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 2 है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 70, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 70। 10 10 10 10 30। अब बी भैया जा रहे हैं, बी भैया हो रहे हैं रिटायर। अब बी भैया अगर रिटायर हो रहे हैं तो ये अपने साथ लैंड 1 भी लेके जा रहे हैं और कैश भी लेके जा रहे हैं 11 लाख का। सारे एसेट लॉन्ग टर्म है, एचईसी को अभी इग्नोर करते हैं। ओके, तब ध्यान से देखो 9 बी क्या बोलता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और कौन जा रहा है, बी जा रहा है, बी जा रहा है। और बी को क्या दिया जा रहा है, बी को दिया जा रहा है कैश और लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो तुम कैश और लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे हो बी को, तो ध्यान से सोचो क्यों दे रहे हो, क्या रीजन है उसका। बिकॉज उसने यहां काम किया इसीलिए उसको दे रहा है। अब वो जा रहा है तो उसको जितना भी उसका बनता है उतना तो उसको देना पड़ेगा। तो फर्म क्या ट्रांसफर कर रही है, फर्म ट्रांसफर कर रही है लैंड। कैश के लिए कैपिटल गेन आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, लैंड के लिए आएगा। कौन सा लैंड, 1, लैंड एंड बिल्डिंग 1 के लिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 जो ट्रांसफर कर रही है वो कितने रुपए में ट्रांसफर कर रही है, तो ऐसा कोई अमाउंट अपने को नहीं दिया गया, वो सिर्फ पूरा लेके जा रहा है। तो याद करो 50D में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज ₹50। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अपने को यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन दिया है 15, तो हमने माइनस किया 50। तो कैपिटल गेन कितना आया 35। 9 भी हो गया सॉल्व, सिंपल था। क्या था, जो दिया, जो भी एसेट दिया उसका फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उससे लेस करेंगे, कैपिटल गेन आ जाएगा। ये कैपिटल गेन कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। अब देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है तो 45 4 आएगा, स्टेप समझो, समझ में आ जाएगा इजीली। अच्छा, अब ये आया 35 लैक्स आया जो अपने पास, इस 35 लैक्स पे 112 के तहत 20% लगेगा 7। 112 क्यों लगा, बिकॉज लैंड लेके जा रहा है, शेयर्स नहीं लेके जा रहा है, लैंड है वो। ठीक है, तो 20% से 7 लैक्स आया। अब 45 4 क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना गेन हुआ ये बताओ मेरे को। तो हम गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लैंड दिख रहा है 10 रुपए का, बट इसकी गया कितना में 50 रुपए का, 50 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू है। तो अपने को गेन कितना हो रहा है 40 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर गवर्नमेंट हमसे बोलती है पोस्ट टैक्स गेन बताओ, पोस्ट टैक्स गेन कितना होगा। तो हमने बोला 40 माइनस 7, ये जो अपना टैक्स आया है ये वाला टैक्स माइनस 7 करेंगे तो 33 आएगा। तो पोस्ट टैक्स गेन इज 33। अब इस 33 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, तो इक्वल पार्टनर है तो ए बी सी को 11 11 11 मिला। तो देखो पीएल में क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 40, टैक्स 7, नेट प्रॉफिट 33 और ये 33 पार्टनर में हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर का नया बैलेंस क्या बनेगा, व्हाट इज द अपडेटेड बैलेंस। पहले क्या बैलेंस था, पहले बैलेंस था 10 10 10, उसमें 11 11 11 ऐड कर देंगे तो ये +11 +11 +11, तो अपडेटेड बैलेंस कितना हो गया 21 लैक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 45 4 कब लगता है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन में, डिसोल्यूशन में नहीं। डिसोल्यूशन होता तो अपने 9B में स्टॉप हो गए होते, 45 4 में नहीं आते। 45 4 में कब आएंगे, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया, बी जा रहा है, बी रुपए लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है, बिकॉज 21 लाख का उसका कैपिटल बैलेंस था, यानी वो अपने कैपिटल बैलेंस के एवज में लेके जा रहा है 21 लाख के। हाँ जी, तो उसको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। वो क्या लेके जा रहा है, तो हमें पता चला वो 11 लाख रुपए भी लेके जा रहा है एंड वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सॉरी वो लैंड एंड बिल्डिंग 1 भी लेके जा रहा है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 50। तो वो कितना टोटल लेके जा रहा है, तो वो 61 लेके जा रहा है। 11 लाख रुपए का कैश, 50 लाख रुपए का वो। ये हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर पार्टनर। अब 21 लाख रुपए का जो उसका अपडेटेड कैपिटल बैलेंस था वो माइनस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख का। इसमें मारेंगे 20%, अपना टैक्स बनेगा 8 लाख रुपए का। एचईसी इग्नोर करना है। अब यहां तक तो तुमको समझ में आ गया होगा।
अब इसको एक लेवल और आगे तक लेके जाते हैं और एट्रीब्यूशन करते हैं। ये भी जरूरी है, एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में इनफैक्ट आया भी है, अभी करवाऊंगा। एट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बचे हैं उसमें इस 8 लाख को बांट दो। तो इस 8 लाख को हम बांट देते हैं। तो कैसे बांटेंगे? इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन के रेशियो में बांटेंगे। तो कॉस्ट कितना है? 10 लाख 10 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 70 देख लो कॉस्ट कितना है। कॉस्ट है अपना 10 लाख, सॉरी 10 लाख 10 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 70 इंक्रीज कितना हुआ है? 60 का। तो 60 का इंक्रीज हुआ है, तो हमने इंक्रीज यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब इसी इंक्रीज के प्रोपोर्शन में इस 80 को बांट देंगे, 8 को बांट देंगे। तो इस 8 को अपने बांट देंगे इसके प्रोपोर्शन में, तो आएगा कितना? सॉरी 8 को नहीं बांटेंगे, इस एलटीसीजी को बांट देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बांट देंगे इस प्रोपोर्शन में, तो आएगा कितना? 20-20। सिंपल है, क्योंकि 60-60 है तो इक्वली बांट गया 20-20। अब ये रहा एक क्वेश्चन, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, पहले ले लिया। ओके, अब देखो ये पॉइंट यहां पे आया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी तुमको। करना क्या है उसको समराइज कर देता हूं पहले, तो तुमको इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। मे 22 आरटीपी का केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करना क्या, बहुत सिंपल है। सबसे पहले याद रखना, डिसोल्यूशन होगा तो सिर्फ 9B लगाना। अभी अपने बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सिंपल सी चीज होती है, एक पार्टनर जा रहा है, एक पार्टनर आ रहा है। मानते हैं एक पार्टनर जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है, एक पार्टनर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले 9B अप्लाई करेंगे। 9B क्या बोलता है? वो जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, वो कोई लैंड लेके जा रहा है, हाँ लेके जा रहा है, तो उस लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसका जो भी फिगर आएगा वो कैपिटल गेन बनेगा, उस पर कैपिटल गेन टैक्स निकाल देना है। तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब 45(4) की तरफ जाएंगे। 45(4) में अपने क्या करेंगे? अपने जो भी मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहा है, ठीक है, तो जो भी वो लेके जा रहा है और कैश लेके जा रहा है, जैसे 61 था अपने एग्जांपल में, तो 61 लेके जा रहा है, तो दिस 61 विल क्या हो जाएगा? दिस 61 वो क्यों लेके जा रहा है? बिकॉज ऑफ द कैपिटल अकाउंट बैलेंस, उसके एवज में लेके जा रहा है, तो दिस इज ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर है तो इस पे कैपिटल गेन आना चाहिए, तो इस पे कैपिटल गेन आएगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे और उसमें माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो होगा, वो जो भी रुपया लेके जा रहा है, 61 लेके जा रहा था अपने एग्जांपल में, अब उसमें जो माइनस करेंगे वो अपडेटेड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस माइनस करेंगे। अपडेटेड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे आएगा? सबसे पहली बात, एक काम करो, तुम बुक प्रॉफिट निकाल लो, जो भी वो एसेट लेके जा रहा है उसका बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट निकालने के बाद उस पर पोस्ट टैक्स कर दो, यानी उसका उसमें से टैक्स का फिगर माइनस कर दो। जैसे 7 लाख था अपने एग्जांपल में, तो 11 लाख आएगा, तो जो 11 लाख आया वो ऐड कर दो कैपिटल बैलेंस में, तो आया 21 लाख। तो 21 लाख विल बी द अपडेटेड बैलेंस। और एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। मिस्टर प्रेम एक पार्टनर है एक्स एन कंपनी में एंड वाई एन कंपनी में। एक्स एन कंपनी हैज 4 पार्टनर्स इंक्लूडिंग प्रेम हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 4 पार्टनर है, इक्वली शेयर करते हैं। प्रेम ने रिजाइन मार दिया, ओ माय गॉड, किससे मारा? एक्स एन कंपनी से। तो जैसे प्रेम ने रिजाइन मारा एक्स एन कंपनी से, रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या क्या लगेगा? 9B भी लगेगा एंड 45(4) भी लगेगा, ठीक है। अब ये क्या लेके जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। In order to settle Mr. Prem, the firm revalued its land for the first time since purchase. The valuer also valued self-generated goodwill 70 लाख। self-generated goodwill 70 लाख की। पुणे का लैंड है, नागपुर का लैंड है, मुंबई का लैंड है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है अपने पास। ये अभी एकदम ताजा ताजा ही है, ठीक है। अब लैंड इन पुणे जो है वो हमने परचेज किया था 2013 में। 2013 में हमने इसको परचेज किया, एंड नागपुर वाले को 2015 में परचेज किया और इसको 2013 में। तो सारे के सारे लॉन्ग टर्म है, एक्सेप्ट दिस सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये शॉर्ट टर्म है। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना है? 15 लाख, 25.4 और 88 लाख। वैल्यू एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट, यही अपने फेयर मार्केट वैल्यू मानेंगे। 50 लाख, 45 लाख, 250 लाख एंड सेल्फ जनरेटेड का 70 लाख। अब अप्रैल 21 एक्स एंड कंपनी गिव द लैंड टू लैंड ऑफ नागपुर 15, लैंड ऑफ नागपुर दिया
क्या क्या दिया, नागपुर का लैंड दिया और 15 लाख रुपए दिया प्रेम को, यानी प्रेम क्या क्या लेके जा रहा है, लैंड लेके जा रहा है एंड ये लेके जा रहा है। तो सबसे पहले 9B लगा देते हैं। 9B सिंपल सी बात बोलता है कि जो फर्म है अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो फर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फर्म किस पे टैक्स पे करेगी, जो भी वो दे रही है। तो वो क्या दे रही है, वो दे रही है लैंड एट नागपुर, लैंड एट नागपुर ये दे रही है। तो लैंड एट नागपुर जो दे रही है वो कितने में खरीदे थे, तो हमने खरीदा था 25.4 में, जिसका इंडेक्स कॉस्ट है 31.7। ये मैंने निकाल के दे दिया बिकॉज इंडेक्सेशन चेंज हो जाएगा ना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 31.7। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लैंड, दैट इज 45 लैक्स। तो हमने ले लिया 45 लैक्स। तो हमने जैसे इसको माइनस करेंगे तो अपना फिगर आ जाएगा। तो आएगा 45 माइनस 31.7, कितना आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो अपने पास फिगर आई है, इस फिगर पे अपने को क्या करने का है, इस फिगर पे अपने को LTCG चार्ज करना है, यानी 112A, जो कि कितना बोलता है 20% होना चाहिए। तो 20% अपने इसमें चार्ज करेंगे और इस पे अपने 4% एड ऑन करेंगे। तो कितना आ जाएगा 2 जैसे ही 4% HEC एड ऑन करेंगे आएगा 2.7664। ये बनेगा टैक्स, इतना टैक्स पे कर। अब सिंस ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है तो अपने को एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, और अपने जाएंगे एक स्टेप आगे। और जैसे ही अपने एक स्टेप आगे जाएंगे अपने को चाहिए 45.4 में अपडेटेड कैपिटल बैलेंस। अपडेटेड कैपिटल बैलेंस कैसे निकलता है मिस्टर प्रेम का, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। सबसे पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो बुक प्रॉफिट कितनी बनेगी इसमें, तो बुक प्रॉफिट इसमें बनेगी 25.4 माइनस 45 लैक्स माइनस 25.4। तो बुक प्रॉफिट आई 19.6। अब इसमें से अगर पोस्ट टैक्स करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है करने का, टैक्स अमाउंट माइनस कर देंगे। टैक्स अमाउंट कितना है 2.7664, 2.7664। तो 2.7664 जैसे ही हमने माइनस किया तो फिगर कितनी आई अपने पास आ गई 16,83,860, ये फिगर आ गई। अब ये फिगर है पोस्ट टैक्स की, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट की, जिसको डिवाइड करेंगे 4 से, चूंकि 4 पार्टनर थे अगर आपको याद होगा, तो हमने डिवाइड किया तो पर पार्टनर कितना आया 42840, ठीक है। प्रेम का पहले बैलेंस कितना था, तो हम गए प्रेम के पास पता करने, प्रेम भैया तुम्हारा पहले बैलेंस कितना था, तो वो बोले 32 लैक्स। तो हम 32 लैक्स में ऐड ऑन कर लेंगे इसको सिंपली, ओके। तो हम 32 लैक्स में इसको ऐड ऑन कर लेते हैं प्लस 32 लैक्स। तो अपडेटेड बैलेंस कितना बन जाएगा 36,20,840, ये हो गया अपडेटेड बैलेंस। प्रेम अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा है, तो अपने को पता चला प्रेम लेके जा रहा है नागपुर का लैंड और 15 लाख। नागपुर का लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 45 लाख, और 15 लाख एड ऑन किया तो कितना आया 60 लैक्स। तो वो क्या लेके जा रहा है 60 लैक्स का माल लेके जा रहा है। किसके एवज में लेके जा रहा है, अपने कैपिटल अकाउंट के एवज में लेके जा रहा है। इसको इससे अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 60 लैक्स माइनस 36,20,840, तो कितना आया 23,79,160 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस पे अपने टैक्स निकाल देंगे, सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इस पे टैक्स निकालेंगे। अब करेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको करेंगे, इसको एट्रीब्यूट करेंगे। एट्रीब्यूट किसमें करते हैं, जो एसेट बच गया। तो अपने पास कौन कौन से एसेट बच गए, पुणे वाला लैंड बचा, मुंबई वाला बचा, सेल्फ जनरेटेड बचा। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, पुणे, मुंबई और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। 15, 88 और 0, क्योंकि गुडविल का वैल्यू 0 होता है सेल्फ जनरेटेड का। इंक्रीज कितना हुआ, तो अपने सबका फेयर मार्केट वैल्यू लिख लेते हैं 50, 45, सॉरी 50, 250 और 70। तो हमने लिख लिया, तो हमने यहां पे लिख लिया 50, 250, 70। इंक्रीज निकाल लिया, दिस माइनस दिस माइनस दिस, 35, 162, 70। अब इस फिगर को हमने, जैसे हम एक तो करके आपको दिखाते हैं, इस वाले के लिए क्या किया हमने 23,79,160 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 267, 35 डिवाइडेड बाई 267। तो इसका एट्रीब्यूट आ गया अपने पास, इसका आ गया, इसका आ गया। अब लॉन्ग टर्म कौन सा है, शॉर्ट टर्म कौन सा है। सिंस ये दोनों लॉन्ग टर्म है तो ये वाला एट्रीब्यूट लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और गुडविल तो इसी साल का है इसीलिए हो जाएगा शॉर्ट टर्म।
आशा करता हूं आपको पूरा फ्लो में समझ में आ गया होगा। 9B एंड 45 4, इस क्वेश्चन को एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, इससे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और एक क्वेश्चन जो आपको स्क्रीनशॉट करवाया था उसको भी घर पे जरूर ट्राई करना, जो कि है ये वाला। ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं लिया है तो अभी तक ले लिया स्क्रीनशॉट। और इसका जो आंसर है वो है, आंसर है इसका 9B का आंसर है 0 एंड 45 4 का जो आंसर है वो है 15, वो है 15। और एट्रीब्यूट का आंसर है 5 और 10। जरूर घर पे एक बार ट्राई करना इसको और मेरे को बताना कैसा लगा ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पे ये खत्म होता है। और कुछ माइनर पॉइंट कर लेते हैं। कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा स्लम्प सेल पे, डेप्रिसिएबल एसेट पे, शेयर डिवेंचर एक्वायर्ड यूजिंग फॉरेन करेंसी पे कुछ भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। बॉन्ड और डिवेंचर पे नहीं मिलता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। डिवेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं होता है, याद रखना। सिर्फ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे इंडेक्सेशन मिलता है, सिर्फ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसको सेक्शन 47 से लिंक करते हैं। 47 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक इंडिविजुअल है और वो रिडीम करता है मैच्योरिटी पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। और बिफोर मैच्योरिटी अगर रिडीम करता है तो कैपिटल गेन आएगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। कोई और पर्सन है यानी अदर देन इंडिविजुअल है, वो रिडीम करे या ट्रांसफर करे, दोनों ही सिनेरियो में कैपिटल गेन आएगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये बॉन्ड वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, और स्लम्प सेल वाला। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो यार, तुम बताते नहीं हो। चलो, एक आईडीएस का लास्ट पॉइंट है, ये करवा देता हूं। आईडीएस इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। इसमें अपने को सिर्फ एक ही चीज लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, 1/6/2016 का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेनी है, अदर्स के केस में 1/6/2016 से काउंट करेंगे। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर अपने पास डीड है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डीड है, तो डेट ऑफ जो भी रजिस्ट्रेशन डेट में डेट दिया वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे। और अगर नहीं है तो 1/6/2016 से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे। आईडीएस स्कीम बहुत पहले आई थी, आपको याद होगा। तो सो दैट्स इट, यहां पे खत्म होता है अपना पूरा कैपिटल गेन। सिर्फ ये जेडीए बाकी है, इसको अपने ये 2 पॉइंट जो अपना बाकी है इसको नॉन रेसिडेंट के बाद कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। होप्स आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा। अब मिलते हैं कल शाम में डीटी के लिए एंड कल सुबह आईडीटी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।